शुरुआत डिस्कस करेंगे CHSL 2023 टीयर 2 के सभी क्वेश्चंस। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था आपका, एक 2 नवंबर की शिफ्ट थी और एक आपका 10 जनवरी को पेपर कंडक्ट कराया गया था। टोटल 60 क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज वेटेज क्या रही है हम वो भी यहाँ पे देख लेंगे, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस भी मैं आपको टॉपिक वाइज ही कराऊंगा, क्योंकि जब मिक्स क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमें ये नहीं पता चल पाता एग्जाम में किस टॉपिक से किस लेवल का सवाल पूछ रहा है। ठीक है, हमें जनरली जो मुश्किल क्वेश्चन होता है बस वही याद रह जाता है। तो यहाँ पे हम सारी चीजें देखते हुए चलेंगे तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं आपका कॉन्फिडेंस भी उस पर बढ़ जाएगा कि आप एग्जाम में जो उसके क्वेश्चंस लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं वेटेज की बात करता हूं तो यहाँ पे टोटल 2 शिफ्ट में पेपर था, तो टोटल 4 क्वेश्चन परसेंटेज के हैं। ठीक है, रेशियो के 6 क्वेश्चन है टोटल, पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन, मिक्सचर का 1 क्वेश्चन, एवरेज के 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के 7 क्वेश्चन, CISI के 3, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन, टाइम स्प्रेड डिस्टेंस के 2, सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का 1 ही क्वेश्चन है सिर्फ, वो भी आप एवरेज में काउंट करना चाहें तो वो एवरेज में भी डाला जा सकता था वो क्वेश्चन। ऐसे अलजेब्रा के 3 ही क्वेश्चन है सिर्फ। ट्रिग्नोमेट्री का दोनों शिफ्ट में मिला के सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री को मिला देकर हम तो टोटल 4 क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के 6 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के 6 क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के 2, स्टैटिस्टिक के 4। तो पर शिफ्ट अगर मैं निकालूं किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड है, जो कि हम परसेंटेज में चीजें पढ़ते हैं। तो अगर उसमें से यहाँ पे मान लो 6 क्वेश्चन है तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो है ही परसेंटेज बेस्ड, तो 2 उधर डाल दूंगा तो परसेंटेज का हर एक शिफ्ट में आप कह सकते हैं कि 3 क्वेश्चन, और मेंसुरेशन का हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। तो एडवांस मैथ्स की वेटेज धीरे धीरे गिरती जा रही है, ये चीज हमें दिख ही रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एक एक करके आप सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पेपर का लेवल मुश्किल नहीं था। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन थे, तो 30 में से अगर आप फंसेंगे भी तो लगभग मेरे हिसाब से जिनकी तैयारी ठीक ठाक होगी तो वो 2 क्वेश्चन में फंस सकते हैं। 28 क्वेश्चन बड़े आसानी से किए जा सकते हैं अगर आपने एग्जाम से पहले अच्छी प्रैक्टिस करी है। गेम ये, अगर आपको बेसिक्स भी आता है ना तो बेसिक्स से भी सारे सवाल हो जाएंगे। मैं आपको बेसिक्स से भी बता दूंगा, और डायरेक्ट तरीका अगर कुछ होगा तो वो भी आपको साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे हम। ठीक है, तो चीजें एग्जाम में आपको किस तरीके से करनी है वो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी यूट्यूब पे काफी फ्री प्लेलिस्ट है, वो सारी आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ई बुक्स अवेलेबल हैं, करंट अफेयर्स एंड ओल्ड डेट, वो सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे सारे एग्जाम्स की PDF, CHSL के सारी शिफ्ट, दोनों शिफ्ट के पेपर हर फॉर्मेट में, कंप्लीट मॉक फॉर्मेट हो गया या फिर सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट, वो सारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, और बाकी एग्जाम्स के भी मिलते हैं। सारे पेपर्स को CHSL के ही अगर आप मॉक फॉर्मेट में देना चाहते हैं तो वो सारे के सारे अवेलेबल हैं RB की वेबसाइट पे। एज अ मॉक आप दे सकते हैं, सेक्शन वाइज भी और ओवरऑल भी डिटेल्ड सॉल्यूशन, और कंप्लीट तैयारी के लिए ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो परसेंटेज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक नंबर को पहले 25% इंक्रीज किया जाता है, फिर उसे 16% डिक्रीज किया जाता है, तो फाइनल वैल्यू में क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें सीधा सा फॉर्मूला पता है यार, अगर 2 चीजों में चेंज आता है तो फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस AB डिवाइडेड बाई 100। और अगर मैं यहां पे देखूं, जो चीज बढ़ रही होती है उसे पॉजिटिव लेते हैं, जो चीज घट रही होती है उसे नेगेटिव में ले लेते हैं। तो ये 25 माइनस 16 प्लस 25 इंटू में माइनस 16 डिवाइडेड बाय 100। अब ये मैं लिख के दिखा रहा हूं, एग्जाम में एक क्वेश्चन बिना लिखे वर्बली किया जा सकता है। हमें पता है 25 में से 16 को घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, 9, और 25 इंटू 16 400 होता है, 100 से भाग दूंगा तो बचेगा मेरे पास 4, 9 माइनस 4 ये आ जाएगा 5%। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर ये पॉजिटिव का आया मतलब पॉजिटिव 5% का इंक्रीज हुआ है, अगर ये नेगेटिव में वैल्यू आती है तो मतलब 5% डिक्रीज हुआ है। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया? बाकी आप फ्रैक्शन मेथड से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, बाकी ये सीधा सीधा मेथड हमारे पास यहाँ पे दिख ही रहा था। ठीक है, दूसरा मेथड आप रेशियो मेथड से करना चाहें तो आप कह सकते हैं वैल्यू पहले क्या हुई, 25% मेरी इंक्रीज हुई, तो 25% होता है 1/4, तो 4 था तो 4 का कितना बन गया, 5 बन गया। फिर वैल्यू में क्या हुआ, डिक्रीमेंट देखने को मिला 16% का, 16% का घटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा ये 86%, 84%। 84% क्या होता है, मतलब 4 से डिवाइड कर दूं तो अगर पहले वैल्यू 25 थी तो वो कितनी रह जाएगी मेरे पास, अब वो वैल्यू रह जाएगी यहाँ पे मेरे पास 21। नेट चेंज अगर मैं देखूं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 25 100 और 5 इंटू 21 ये हो जाएगा 105। तो पहले वैल्यू अगर 100 थी तो अब कितनी हो गई 105। कितने का चेंज आया, 5 का, कितने पे, 100 पे, तो कितने परसेंट का चेंज आ गया, 5% का। जनरली ये भी हम सोच सकते हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब सिंपल वैल्यू जो 25 16, तो मेरे दिमाग में एग्जाम में ये मेथड आएगा जिसे मैं ओरली करूंगा। मैं कहूंगा 25 माइनस 16 9,
25 इंटू 16 400 भाग 100 करूंगा तो 4, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5। तो ये ओरली विदाउट पेन इस क्वेश्चन का आंसर में 5% लगा सकता था। क्या ये चीज आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई? दो शिफ्ट में इतना गैप इस वजह से क्योंकि अभी का डाउट है सर ये CHSL का पेपर दो शिफ्ट में क्यों कराया गया, वो भी इतना गैप, एक 2 नवंबर को हुआ, एक 10 जनवरी को हुआ। गैप इसलिए क्योंकि जब CHSL Tier 1 का रिजल्ट आया था उसमें थोड़ी दिक्कत थी, कुछ बच्चों का पेपर चेक नहीं हुआ था शायद, ठीक है, जिसकी वजह से फिर बाद में पता चला SSC को, तो उनका रिजल्ट बाद में आया, ठीक है, Tier 2 होने के बाद उनका रिजल्ट आया, तो इसलिए उन बच्चों का पेपर अलग से करवाया गया Tier 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखो क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 175,000 है 2 साल पहले, ठीक है। अगर पिछले 2 सालों में एक साल वो 4% बढ़ी होती और एक साल वो 5% बढ़ी होती तो सिटी की प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी? कैसे सोल्व करेंगे? एक तरीका तो डायरेक्ट हम इस तरीके से करते हैं कि भैया पॉपुलेशन पहले की थी 175,000, ठीक है, एक साल 4% बढ़ी, 4% मतलब 104% हो गया अपने आप का। 104% आपको भी पता है, इसे हम लिखते हैं 26/25, फिलहाल मैंने पूरा लिखा है। एक बार 5% बढ़ी तो मतलब क्या हो जाएगा 105 भाग 100। सोल्व करके मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। ये हो गया मेरा बिल्कुल बेसिक तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। आप काटना चाहें तो चलो 5 से काट दूंगा मैं इसे, तो ये 21 भाग 20 आ जाएगा। इसे भी 4 से काट दूंगा तो 26/25 आ जाएगा। आगे तो कुछ होगा नहीं। 25 से काट दूंगा इसे तो ये 7000 आ जाएगा। और इसे आगे अगर हम स्प्लिट करना चाहें 20 से तो 20 को चलो इससे 26 को काटूंगा 13 और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10, ठीक। तो 10 से एक जीरो एलिमिनेट हो जाएगी, तो लास्ट में तो मेरे पास क्या आने वाली है 2 जीरो आने वाली है, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 13 से करूंगा 91, 21 को 1 से करूंगा तो मेरे पास 1, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 9 से करूंगा तो 189 और 2 191, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बेसिक तरीके से। क्लियर? चलें क्या आ गया हम। बाकी दूसरी तरीका ये हो सकता था सोचने का, हो सकता है आपके एग्जाम में लगे थोड़ी के मुश्किल कैलकुलेशन जा रही है, बेसिक से मैं कर लेता हूं। तो उस टाइम पे ये दिमाग में आ सकता था कि 2 बार इंक्रीज हुआ, एक बार 4% का, एक बार 5% का। इफेक्टिव इंक्रीज कितने का होगा, 4 + 5 9 और 4 × 5 20 भाग 100 डेट इज 0.2। तो नेट इंक्रीज हुआ मेरा 9.2% का। तो इसका 9.2% निकाल के इसमें ऐड कर दूंगा तो भी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि भैया इसका 10% देख लेता हूं, उससे थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, इसका 10% हम देखेंगे तो मेरे पास वो आएगा यहाँ पे 17500। अगर इसमें 17500 में बढ़ाऊंगा तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 192,500। इसका मतलब इससे छोटी वैल्यू आएगी, इससे लगभग 1% कम वैल्यू आएगी, तो ये वाला ऑप्शन मेरा कट जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल थोड़ा सा ही कम है इससे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सबसे ज्यादा चांसेस जो बनेंगे वो इस ऑप्शन के बनेंगे, ठीक है। ये धीरे धीरे आपके समझ में चीजें आएंगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे अप्रोक्सीमेशन को। क्या ये चीज क्लियर हो गई? 189,200 ज्यादा दूर हो जाता, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, वरना बेसिक से तो आप पूरी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल ही सकते हैं, तब भी ज्यादा टाइम नहीं लगना, सिंपल कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब देखो इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। कहता है एक इलेक्शन है 2 कैंडिडेट्स के बीच में, 64% वोटर्स ने अपनी वोट्स कास्ट करी, जिसमें से 4% की वोट्स इनवैलिड हो गई। एक कैंडिडेट जो जीता है उसे 12,288 वोट्स 12,288 वोट्स मिले, जो कि क्या थे, वैलिड वोट्स का 64% थे। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, ठीक है, कितने लोग वोट कर सकते थे। अब इसे डायरेक्टली कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझिए। हमसे क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछा गया है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स को मैं मान लेता हूं टी। अब इसमें से क्या हुआ, 64% ने क्या करा, वोट डाली, तो इसका 64% मतलब 64/100। इसमें से 4% ने की वोट्स इनवैलिड हो गई, 4% की वोट्स इनवैलिड हो गई, तो वैलिड वोट्स कितनी होंगी 96%, तो 96% ये वैलिड वोट्स हैं। इनवैलिड वोट्स का कहता है कि 64% विनिंग कैंडिडेट को मिला, और जो कि किसके बराबर था, इसके बराबर था। तो इसका 64% मतलब इसका 64/100 ये किसके बराबर हो गया, मेरा 12288 के बराबर हो गया। सोल्व करके मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, वन लाइनर मेथड सीधा। अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए, इसे सोल्व किया जाए,
तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे 4 से काटूंगा मैं तो ये मेरे पास 24 आएगा और ये 25 आएगा। ऐसे ही 4 से ये भी कट जाएगा, 16/25 आएगा। और अगर मैं इसे काटूंगा 4 से तो ये भी मेरे पास 16/25 आ जाएगा। अब हमें ये चीज दिख रही है डिनोमिनेटर 25 25 25, ये किसी से कटेगा तो है नहीं, तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो जो मेरा आंसर आएगा 25 क्या होता है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आने वाली है वो 5 की पावर 6 का क्या होगा मल्टीपल होगा, है ना। अब इतना मुझे दिख रहा है क्वेश्चन सोल्व होते टाइम, तो मैं ऑप्शंस की मदद ले सकता हूं, बाकी तो आप काट के तो आंसर निकाल ही लोगे। 5 की पावर 6 अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं कि 5 की पावर 6 क्या होता है। आप काफी लोग याद भी करके रखते हैं इसको, ठीक है। मेरे हिसाब से ये क्या होता है 15,625 होता है ना, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो ऑब्वियस सी बात है आप ये यूज करेंगे, इसका मल्टीपल देखेंगे चारों ऑप्शन में तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन नंबर बी दिख जाएगा कि ये मेरा आंसर आएगा। दूसरी चीज क्या है 5 की पावर का हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होता है। अगर 5 की पावर 6 है तो लास्ट की 6 डिजिट 5 की पावर 6 से हमारी कटनी चाहिए। या फिर अगर मैं देखूं 25 का डिविजिबिलिटी रूल देखूं कि लास्ट की 4 डिजिट मेरी लास्ट की 2 डिजिट 25 से कटनी चाहिए, ये दोनों कट रही है, इन दोनों में से आंसर हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। फिर 25 इंटू 25 करूंगा तो मतलब 5 की पावर 4 लास्ट की 4 डिजिट भी मेरी क्या कटनी चाहिए 5 की पावर 4 से कटनी चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट की 4 डिजिट आप देखो 5 की पावर 4 से कौन सी कटेगी, क्या ये 5 की पावर 4 मतलब 625 से 0250 कटेगा, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 625 से, तो यही मेरा आंसर होगा। क्या ये चीज क्लियर है। तो आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगा के भी ऑप्शन की मदद से कर देंगे, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। काफी बच्चे मुझसे हमेशा कहते हैं सर कैलकुलेशन स्पीड लो है, मैं कहता हूँ कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज्यादा एसएससी में जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बेसिक तरीके पता होने चाहिए कैसे कम टाइम में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए ऑप्शन की मदद से, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली देखा जा सकता था, बाकी कैलकुलेशन करते तो काट पीट के आपका आंसर आ ही जाता है। तो मेरा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलूं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक इलेक्शन होता है, एक कैंडिडेट जिसे 90% वोट्स मिलते हैं वो 800 वोट से जीतता है, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितनी रही होंगी अगर इलेक्शन दो ही लोगों के बीच में हुआ और सारी की सारी वोट्स वैलिड थी। तो सीधी सी बात है भैया, जो कैंडिडेट जीता उसे मिली होंगी 90% वोट, जो कैंडिडेट हारा उसे कितनी मिली होंगी 10% वोट। तो कितने वोट से जीत गया 80% वोट से जीत गया। यहां पे लिखा है कि कितने वोट से जीता 800 वोट से। 80 वोट्स अगर 800 वोट्स के बराबर हो गया तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 1% 10 के बराबर हो जाएगा, और 100% मतलब टोटल वोट्स कितनी हो जाएंगी 1000 के बराबर। क्या क्वेश्चन खत्म हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अब करिए ट्राई। देखो क्वेश्चन में कहता है कुछ पैसे हैं हमारे पास जो ए बी और सी में बांटे गए, किस रेशियो में 4:3:6 में, ए बी और सी के अंदर। कहता है जो सी का शेयर है वो 600 रुपए ज्यादा है बी के शेयर से, तो हमें बताना है कि ए का शेयर बी के शेयर से कितना ज्यादा होगा। तो अगर सी का शेयर बी के शेयर से यहाँ पे रेशियो में कितना ज्यादा है 3 रेशियो ज्यादा है, कितने रुपए ज्यादा है 600 रुपए ज्यादा है। हमसे पूछा है ए का शेयर बी के शेयर से कितना ज्यादा है, तो रेशियो में देखो 4 और 3 डिफरेंस आएगा 1 रेशियो, 3:600 के बराबर, तो 1 रेशियो किसके बराबर 200 के बराबर। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन रेशियो का पूछा गया, पहला क्वेश्चन था रेशियो का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रेशियो का कहता है द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द सेविंग ऑफ रिचा इज 2:1। If her income and expenditure increase by 20% and 15%, then find the percentage increase in her savings। अब इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है मैंने आपको कितनी बार कराया यूट्यूब पे भी, चाहे पेड क्लासेस हो चाहे फ्री क्लासेस हो। देखो जब भी इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आई एसएससी हर बार पूछता ही है किसका रेशियो दे रखा है एक्सपेंस का और सेविंग का, कितना है 2:1। एक्सपेंस और सेविंग को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाती है मेरी इनकम बन जाती है। तो इनकम का रेशियो कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 3 रेशियो, है ना। अब यहां पे आगे दे रखा है कि इनकम कुछ परसेंट बढ़ रही है और हमारी एक्सपेंस भी कुछ परसेंट बढ़ रहा है,
तो 20% 15% चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, मैं एक्सपेंस यहां पे मान लेता हूं 200, सेविंग को मान लेता हूं 100 और इनकम को मान लेता हूं 300। एक्सपेंस कितना बढ़ा, इनकम बढ़ी मेरी 20%, इसका 20% निकालूंगा तो कितना हो गया, ये हो गया 60। एक्सपेंस बढ़ा कितना 15%, इसका 15% निकालूंगा तो कितना हो गया 30। इनकम इतनी बढ़ी, एक्सपेंस इतना बढ़ा, तो सेविंग कितनी बढ़ेगी, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, ये आएगी 30। तो सेविंग कितने से बढ़ गई 30, पॉजिटिव वैल्यू है, कितने परसेंट बढ़ गई, पहले 100 थी 100 की हो गई 30, बढ़ गई 100 पे, 30 100 का कितना है 30% है, तो सेविंग कितनी बढ़ गई 30% बढ़ गई। क्वेश्चन हो गया खत्म। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लोग भी आंसर करते रहिए। अब ये रेशियो का क्वेश्चन एज से रिलेटेड आ गया। देखो क्वेश्चन में कहता है कि जो फादर की एज थी 10 साल पहले, वो 3 गुना थी अपने बेटे की एज से। 10 साल के बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी बेटे की एज के। तो हमें बताना है इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं 10 साल पीछे चला जाऊं मतलब -10, फादर और सन की एज का रेशियो कितना है, फादर 3 गुना एज का है सन से। प्रेजेंट से 10 रेशियो आगे चला जाऊं तो फादर की एज का रेशियो क्या हो जाएगा, वो 2 गुना एज का है अपने सन से। प्रेजेंट एज का रेशियो हमें उनका बताना होगा कि क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर जब भी दो लोगों की एज की बात आए और एक फिक्स्ड नंबर से एज उनकी बढ़ रही हो, जैसे मैं देख रहा हूं यहां से लेके यहां तक 20 साल का एज का गैप आ गया, क्या आ गया 20 ईयर्स का एज का गैप आ गया, तो फादर की जितनी एज बढ़ी उतनी ही सन की एज भी बढ़ी होगी। तो उनकी एज का डिफरेंस भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर एज का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तो रेशियो मेंटेन करने के लिए डिफरेंस को हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। यहां पे डिफरेंस है 1 रेशियो का और यहां पे डिफरेंस है 2 रेशियो का। तो रेशियो को मेंटेन करने के लिए मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे ये 3:1 है और यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 4:2। क्या अब इनके एज का डिफरेंस मेंटेन हो गया, क्योंकि आज हो या 20 साल बाद हो, जितनी भी बात हो, हम कितने भी साल आगे या पीछे चले जाए, एज का डिफरेंस पिता और बेटे में हमेशा समान ही रहेगा। वो हमने मेंटेन कर दिया, मतलब रेशियो मेंटेन हो गए। अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे सन की एज 1 रेशियो से 2 रेशियो हो गई, मतलब 1 रेशियो बढ़ गई। कितने सालों की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट से 10 साल पहले था, ये प्रेजेंट के 10 साल बाद था, तो एक रेशियो मेरा 20 ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें प्रेजेंट में जाना है तो हमें 10 साल की टाइम गैप चाहिए। 10 साल किसे रिप्रेजेंट करेगा, आप कहेंगे सर 0.5 रेशियो को, इसके आधे को। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं 10 साल पीछे से, तो मुझे अगर 10 साल आगे जाना होगा तो कितने रेशियो एज बढ़ानी पड़ेगी, 0.5, इधर भी कितनी बढ़ानी पड़ेगी 0.5। तो ये कितना हो जाएगा 3.5 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1.5। अगर इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 7:3। यही मेरा इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर सभी लोगों को। बेसिक क्वेश्चंस जो कराए जाते हैं उन्हीं में से ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर हम देखें तो। अब देखो क्वेश्चन में कहता है कॉफी और टी के प्राइस का रेशियो ये दे रखा है, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की जा रही है उसका रेशियो दे रखा है ये फैमिली के द्वारा। तो एक्सपेंस का रेशियो बता दो। हमने पढ़ा है एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस होता है प्राइस इनटू में क्वांटिटी। क्या प्राइस है पर केजी और कितनी क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास प्राइस का रेशियो क्या है 3:4 है टी और कॉफी का। क्वांटिटी जो कंज्यूम की जा रही है फैमिली के द्वारा वो कितनी है, टी 4 रेशियो कंज्यूम की जा रही है। सॉरी कॉफी एंड टी, उल्टा लिख दिया मैंने, कॉफी एंड टी। मेरे पास यहां पे क्या कहा जा रहा है कि कॉफी 4 रेशियो कंज्यूम की जा रही है और टी 7 रेशियो कंज्यूम की जा रही है। तो मेरे पास जितना एक्सपेंस होगा फैमिली का इन दोनों पे, इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉफी पे कितना एक्सपेंस हो गया 3:4 12 रेशियो, और यहां पे टी पे कितना एक्सपेंस हो गया 4:7 28। वरना आप इसमें क्या कर सकते हैं, जब हमें मल्टीप्लाई करना था तो हम पैरेलली कई बार काट भी देते हैं। अगर मैं पैरेलली काटता तो ये 4 से 4 आपका एलिमिनेट हो जाता, इस साइड वालों से इस साइड वालों को काट देते हैं, क्योंकि हमें पता है इधर उधर वो चीज कॉमन आएंगी। जैसे कि जो 4 यहाँ पे काटा है यहाँ पे भी अगर मैं काटूं तो वही चीज आएगी, मेरे पास 3 और 7 बचेगा जो कि यहाँ पे और यहाँ पे है। तो 3:7 क्या आ जाएगा, मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म।
आई होप ये क्वेश्चन भी सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया और सब लोग साथ के साथ क्वेश्चन को खुद से भी सोल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन में क्या कहता है कि 7786 रुपीज को डिवाइड किया गया ए बी और सी में कुछ इस तरीके से कि जो अमाउंट का रेशियो है ए और बी में वो 3:4 है, बी और सी में जो रेशियो है वो 12:13 है। तो हमें बताना है कि बी के पास कितना पैसा होगा। अब इसे कैसे करेंगे? अगर ए और बी में मेरे पास 3:4 है और बी और सी के अंदर कितना है 12:13, सबसे पहले तो हम रेशियो को मेंटेन करेंगे। तो बी यहां पे 12 है, यहां पे 4 है, तो क्या करना पड़ेगा रेशियो मेंटेन करने के लिए? इसमें 3 से गुना। तो मेरे पास यहां पे ए बी और सी का कंबाइंड रेशियो क्या बनेगा? ये 3 × 3 9, बी हो गया मेरे पास 12 और सी हो गया मेरे पास 13। कोई दिक्कत नहीं। कितने पैसे तीनों में बराबर बांटे गए? 7786। तो इस रेशियो में 25 और 9 34 रेशियो 7786 को रिप्रेजेंट करता है। और हमें वैल्यू बतानी है कितने पैसे बी को मिले, मतलब 12 रेशियो का हमें मान बताना है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 3 ऑप्शंस की यूनिट डिजिट सेम है, एक की 7 है। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप चाहें तो पूरा कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि 34 है और 12, इसमें 2 वाला पार्ट कॉमन है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और ये इवन है तो कट जाना चाहिए। 34 से मेरे हिसाब से पूरा कट जाएगा और मेरा जो भी आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल आ जाएगा। 4 ऑप्शन से अगर मैं देखूंगा 12 का मल्टीपल, तो मेरे पास ये 12 मतलब 4 से भी कटे, 38 4 से नहीं कटता लास्ट की 2 डिजिट, ये भी नहीं होगा, यही मेरा आंसर सही बैठेगा जहां तक मुझे लग रहा है। अभी मैं क्यों कह रहा हूं 4 का मल्टीपल, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने इसे 2 से काटा तो मेरे पास यहां पे तो आ जाएगा 17 और मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी कितनी? 3 जा जाएगा, फिर 8 जा जाएगा, फिर मेरे पास 9 जा जाएगा और ये 3 जाएगा। 17 रेशियो इसके बराबर है, हमें 12 रेशियो बताना है। तो 12 रेशियो बराबर होगा 3893 डिवाइडेड बाय 17 इंटू में 12। तो 12 क्या है? 4 × 3 है। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? होगा। मैंने 4 ऑप्शन देखे क्योंकि मुझे पता था एक वैल्यू ओड वाली है ये यूनिट डिजिट, तो ये तो हो नहीं सकता, तो मैंने इसलिए 4 का देखा, वरना मैं 3 का भी देख सकता था। 4 का चेक करना एज कंपेयर टू 3 आसान होता है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट मेरी किससे घटनी चाहिए? 4 से घटनी चाहिए। तो यही ऑप्शन सी सेट बैठ रहा है, ये आंसर आ गया। अदरवाइज आप करते आगे से सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। 17 से काटूंगा तो पहले 2 टाइम्स जाएगा, 34 हो गया, फिर 49, फिर अगेन 2 टाइम्स जाएगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, सोल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2748। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 52 ईयर्स। पिता और बेटे की एज का सम दे रखा है 52। 4 ईयर्स के बाद जो फादर की एज होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी सन की एज के। अगर 4 साल दोनों में बढ़ा दिए जाएं, फादर की एज में भी और सन की एज में भी, तो टोटल में कितना बढ़ जाएगा? 4 और 4 8। तो 4 साल के बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 60। और 4 साल के बाद फादर और सन की एज का रेशियो कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमें 4:1, फादर की 4 गुना हो जाएगी सन के। तो कंबाइंड एज कितनी हो जाएगी? 5:5 5 किसे रिप्रेजेंट करेगा? 60 को। तो एक रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 12। तो सन की एज 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 12 साल। फादर की पूछते तो 48 हो जाती। हमसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ द सन। सन की प्रेजेंट एज क्या होगी? 4 साल के बाद 12 होगी, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी सन की? 12 में से 4 को घटा दो, ये आ जाएगा मेरे पास 8। क्वेश्चन हो गया खत्म। यहाँ पे जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, मुझे लगता है काफी एस्पिरेंट्स ने गलती कर दी होगी। सन की प्रेजेंट एज 12 निकाल दी होगी और एग्जाम में 4 नंबर गए होंगे, क्योंकि अटेम्प्ट भी कर दिया, नेगेटिव -1 हो गया जहां +3 मिलना चाहिए था। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है और फिर सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब पार्टनरशिप चैप्टर के क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। अभी गुप्ता वेरी गुड। कहते हैं कि ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं विद 25,000 एंड 50,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली, एक कंपनी के लिए 1 साल के लिए। 7 महीने के बाद क्या होता है? सी भी पार्टनरशिप में आ जाता है विद 30,000 रुपीज और ए अपना कंट्रीब्यूशन 9 महीने के बाद हटा देता है। तो हमें बताना है सी का प्रॉफिट क्या होगा अगर टोटल प्रॉफिट साल के अंत में 3900 रुपीज का हुआ है।
अब इस तरह के सवाल में आपको पता है जो हमारा प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम के, है ना। तो अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो और इनटू का टाइम का रेशियो अगर मैं करूं तो मुझे वहां से प्रॉफिट का रेशियो मिल जाता है, ये हम सबको पता है। तो हम डायरेक्टली करेंगे। 3 लोग हैं ए, बी और सी। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। यहाँ पे 25,000 इसकी इन्वेस्टमेंट है, इसकी 50 है और इसकी 30,000 है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर मैं निकालूं तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं या नहीं कर सकता। चलो अभी मैं पूरा एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर मैं इन तीनों का निकालूंगा तो ए का हो गया 25,000, सारा हट जाएगा तीनों जगह। बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 50 और सी का हो जाएगा मेरे पास 30। क्या यही आएगा? बाकी आप आगे चाहें तो 5 से और काट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं काट रहा। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। टाइम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ए का टाइम कितना है, ए ने 9 महीने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट हटा ली, तो ए ने 9 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करा। बी की बात करूंगा, बी ने पूरे साल भर अपना पैसा रखा क्योंकि उसका कुछ दे नहीं रखा अलग से। और सी ने 7 महीने के बाद ज्वाइन किया था। 7 महीने के बाद ज्वाइन किया। टोटल साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो 12 माइनस 7, सी ने अपना पैसा 5 महीने के लिए रखा होगा, तो इनटू में 5। इन टाइम और इन्वेस्टमेंट के रेशियो को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसका रेशियो दे देगा मुझे, प्रॉफिट का रेशियो दे देगा। अब आप काटना चाहें तो यहाँ पे काट सकते हैं, मुझे काफी चीजें कॉमन दिख रही हैं। जैसे 10 से नहीं, चलो पहले 5 से काटते हैं। 5 से इसे काटूंगा तो 10 और इसे काटूंगा तो 5, फिर 5 से काट सकता हूं तो ये 2 और ये 6। ठीक है, अब आगे कुछ कटेगा, 3 से सारी चीजें कट जाएंगी, ये बचेगा मेरे पास 3, इसे काटूंगा 4 दूनी 8 और इसे 3 से काटूंगा तो 2। क्या यही मेरा प्रॉफिट का रेशियो आएगा? टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 13 रेशियो किसके बराबर, 3900 के बराबर दे रखा है। एक रेशियो किसके बराबर हो गया, 300 के बराबर हो गया। हमसे पूछा है सी का प्रॉफिट, सी कितना है 2 रेशियो, 2 इंटू में 300 कर दूंगा तो कितना हो गया 600। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? सिंपल, बहुत बार इस तरह के सवाल पर पार्टनरशिप के एसएससी पूछता ही है, तो आराम से हमारा आंसर निकलेगा। वेरी गुड विक्रांत। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड सवाल। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि मेरे पास 3 तरह की वाइन है, ए, बी और सी। ठीक है, जिसमें कंसंट्रेशन कितनी है 10%, 20% और 30%। जब वाइन में कंसंट्रेशन की बात करते हैं, बेसिकली यहां पे बात हो रही है अल्कोहल की कंसंट्रेशन की। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट अल्कोहल तो आप पी भी नहीं सकते, तो इसमें क्या होता है अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी है, बाकी पानी होगा, बाकी उससे इतना परसेंट उसके अंदर क्या रहा होगा, अल्कोहल रहा होगा। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ वाइन का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने प्रतिशत अल्कोहल है। तो ए के अंदर 10%, बी के अंदर 20% और सी के अंदर हमारे पास 30% दे रखी है। ये किस रेशियो में मिलाई गई, 2:3 के अंदर मिलाई गई। ठीक है, और जो फाइनल रिजल्ट बना वो बना 23% कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। तो हमें एक्स का मान बताना है। अब इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे, आप अपनी मर्जी से मान सकते हैं कि हमारे पास देखो क्या है, मैं पहले बेसिक से बता देता हूं, वरना इसमें डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ये रेशियो में दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं क्वांटिटी कितनी है, जो हमारे पास ये है वाइन ए है, उसका हमने कितना लिया है 2 रेशियो, मतलब मैं मान लेता हूं 2y क्वांटिटी इसके लिए है, 3y क्वांटिटी इसके लिए और x y क्वांटिटी इसके लिए। रेशियो को मेंटेन करके मैंने पूरा क्वांटिटी में बना दिया। अब इसके अंदर अल्कोहल कितना है 2y का 10%, तो 10% इंटू में 2y में लिख सकता हूं, लिखने के लिए बता रहा हूं, वरना ना परसेंटेज की जरूरत पड़ती, यहां पे ना मुझे y की जरूरत पड़ती सोल्व करने के लिए। तो अल्कोहल ए के अंदर कितना, जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसके अंदर अल्कोहल कितना हो गया, वाइन ए की वजह से इतना, वाइन बी की वजह से 20% इंटू में 3y और वाइन सी की वजह से 30% इंटू में xy, और टोटल में कितना है 23% है, तो 23% और क्या क्या क्वांटिटी ली है, यहां पे मेरे पास 2y प्लस 3y प्लस xy। आप देखेंगे y सब जगह कॉमन है तो कट जाएगा, तो y की जरूरत मुझे इस क्वेश्चन में थी ही नहीं। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए लिखा। तो y सब जगह मेरे पास कॉमन आएगा, तो ये y वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट
हो जाएगा। तो ये लिखना भी नहीं था हमें, है ना। तो इसे मैं यहां पे हटा के सीधा लिख देता हूं कि ये आएगा 2 + 3 + x। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये परसेंटेज भी लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? क्योंकि जब हम देख रहे हैं परसेंटेज है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो सब जगह क्या होगा, ये परसेंटेज वाला पार्ट भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो 10 20 30 आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि यहाँ पे 10 आएगा, ये 20 आएगा और ये मेरे पास 30 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सिर्फ 23 रह जाएगा। अब सोल्व करके अपना आंसर निकाल लो फटाफट से। 20 + 60 ये हो जाएगा 80 + 30x, ये बराबर हो जाएगा 23 इंटू में 5 दैट इज 115 + 23x। 30 में से 23 को घटाऊंगा 7x आएगा, और यहाँ पे 115 में से 80 को घटाऊंगा तो 35 आएगा, और x का मान आ गया मेरे पास 5। तो यही मेरा इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ये y वगैरह मानते नहीं है, हम डायरेक्टली कर लेते हैं कि यार 10% इंटू 2 दैट इज 20% लिखना चाहो 20%, वरना डायरेक्टली 20 लिख दो, परसेंटेज भी भूल जाओ और यहाँ पे रेशियो में वो भी भूल जाओ। तो 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 60, 60 और 20 ये हो गया 80, और यहाँ पे 3 इंटू एक्स 3x, 80 + 30x सॉरी, ये बराबर हो जाएगा 23 इंटू में 5 115 + 23 इंटू में x 23x। सोल्व करके आंसर। तो एग्जाम में जब हम लिखते तो सिर्फ इतना इस क्वेश्चन में काम करते, इससे आगे का कोई भी काम हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना था। चलूं क्या आगे अब मैं? अब एवरेज के सवाल आ जाते हैं। एवरेज को बेसिक से भी कर सकते हैं, वरना डेविएशन मेथड जो लोग पढ़ लेते हैं तो वो डेविएशन से तो चुटकियों में सवाल बना ही लेते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, पहले बेसिक भी और फिर डेविएशन भी। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ऑफ अ स्कूल इज 52 kg। 40 लोगों का जो एवरेज वेट है वो है 52 kg। टीचर के वेट को इंक्लूड कर दिया जाए तो सभी स्टूडेंट्स का वेट कितना बढ़ जाता है, 500 ग्राम से बढ़ जाता है। तो हमें बताना है टीचर का वेट क्या है। मैं 3 तरीकों से बताऊंगा, ठीक है। एक आप एलिगेशन से कर सकते हैं, एक आप इसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, और एक आप इसे बेसिक से कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो मैं जनरली इस क्वेश्चन को बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करता हूं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कैसे किया जाएगा। देखो अभी क्या था मेरे पास, यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे और उसे फिर बेसिक से रिलेट करके भी समझाऊंगा मैं। 40 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना था, 52। एक टीचर और जुड़ गई जिसकी वजह से सबका एवरेज वेट कितना बढ़ गया, 500 ग्राम से बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 52.5 नया वेट। अब टीचर के आने की वजह से जो वेट इंक्रीज हुआ है ना, टीचर के आने से वेट इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है टीचर का वेट एवरेज से तो ज्यादा ही होगा, और जो नया एवरेज है उससे भी ज्यादा होगा। तो 52.5 से तो मुझे पता है ज्यादा होगा। अब 52.5 तो मेरा नया एवरेज वेट है 41 लोगों का। अब टीचर का कितना एक्स्ट्रा रहा होगा, टीचर ने जो ये 40 लोग हैं इनको भी तो 500 ग्राम दिया होगा अपने वेट में से, जिससे कि एवरेज मेरा 52.5 बन जाए। तो 500 ग्राम अगर 40 स्टूडेंट में बांटा होगा तो 500 ग्राम इंटू 40 ये कितना हो जाएगा, 20 किलो। तो टीचर का एवरेज से कितना ज्यादा वेट होगा, जो नया एवरेज है उससे कितना ज्यादा होगा, 20 किलो ज्यादा वेट होगा। तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं 72.5 kg ये आएगा टीचर का वेट। ये वन लाइनर मेथड है, डायरेक्टली देखते ही हम इसे यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से एवरेज चैप्टर की। जो लोग हैं कि भैया मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, एवरेज चैप्टर मेरे पास समय की कमी थी, मैं पढ़ नहीं पाया टीचर से, तो मैं तो बचपन में जैसे बेसिक करता था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे करके निकालना चाहता हूं। तो उससे भी सीख लो उसमें जल्दी कैसे करना है। देखो पहले मेरे पास क्या था, 40 लोगों का एवरेज वेट 52 था, तो मैं कहूंगा 40 इंटू में 52, ये मेरा पुराना एवरेज था, है ना। इसमें एक टीचर का वेट और जुड़ गया, तो टीचर के वेट को मैं मान लेता हूं फिलहाल x। तो ये क्या हो गया, टोटल सभी के सभी 41 लोगों का वेट हो गया मेरे पास। अब क्वेश्चन में कहता है कि जो नया एवरेज है टीचर की वजह से वो बन गया है मेरा 500 ग्राम बढ़ गया है। तो ये कितना हो गया, पहले 52 था, 52 में से 0.5 को मैं बढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया मेरा नया एवरेज वेट, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लो, कितना टाइम लगेगा आपको। अब इक्वेट भी कैसे करना है, देखो भैया ये 41 इंटू 52.5 है ना, तो 41 को मैं ब्रेक कर सकता हूं, 40 + 1 यही तो हुआ है ना, एक जना बढ़ा है मेरा। तो 40 इंटू 52, 40 इंटू 52 ये तो एलिमिनेट हो जाएगा,
है ना। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो 40 इंटू में 0.5 ये आ गया 20, और यहाँ पे मेरे पास 1 इंटू में 52 प्लस 0.5 डेट इज 52.5। क्या यही बचा? क्या यही चीज मैंने डायरेक्टली आपको ओरली मेथड से अभी समझाई कि ये आएगा? बेसिक है, बेसिक को ही ब्रेक करके हमने डायरेक्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इसका डायरेक्ट मेथड निकाला था, जिससे हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था पहले ही। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 72.5। तीसरा तरीका जो काफी लोग यूज करते हैं, एलिगेशन भी लगा लेते हैं इस तरह के सवाल में। एलिगेशन कैसे लगेगा? देखो हमारे पास पहले एवरेज वेट कितना था? 52, नया एवरेज वेट कितना है? 52.5 है, ठीक है। अगर मैं देखूं पहले कितने लोग थे मेरे पास? 40 थे। अब क्या हो गया? एक नया लोग जुड़ा, तो अब कितने हो गए? 41 लोगों का एवरेज ये है। जो एक नया पर्सन जुड़ा उसका एवरेज वेट मैं मान लेता हूं x। अगर मैं एलिगेशन लगाऊं यहां पे एवरेज पे, तो मुझे किसका रेशियो मिलता है? नंबर ऑफ लोगों, नंबर ऑफ पर्संस का रेशियो मिलता है। तो यहां पे अगर एलिगेशन लगाया जाए तो आप कहेंगे सर ये आएगा 0.5। ये किसके बराबर? 52.5 में से इसे घटाया, तो मतलब x क्या होगा? 52.5 से बड़ा, तो x माइनस 52.5 यहां पे आएगा मेरे पास। हम देखेंगे यहाँ पे 0.5 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसमें हमने क्या करा? 1/2 कर दिया, तो ये वाली वैल्यू बनी। तो इसमें मैं 1/2 कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 40 का 1/2 डेट इज 20। 20 किसके बराबर? x प्लस x माइनस 52.5। x का मान कितना? 20 प्लस 52.5 डेट इज 72.5। क्लियर है या नहीं है? तो ये बहुत लंबा हो गया, एलिगेशन वगैरह इस बेसिक से क्वेश्चन में लगाएंगे हम तो टाइम वेस्ट करेंगे। सबसे बेस्ट मेथड है अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो और उसे डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करो। चलूं क्या मैं आगे? अब डेविएशन कंसेप्ट जो लोग पढ़ते हैं वो डेविएशन से भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 40 लोग थे पहले, फिर 1 लोग की बात हुई और यहाँ पे 41 की बात हुई, ठीक है। एवरेज वेट मेरा जो भी रहा हो उसे 52 को एज इट इज रहने देते हैं, तो मैं इसे मीन वेट ये 52 मान लेता हूं। 40 लोगों में डेविएशन कितने का आया? 0 का आया। इस पर्सन में डेविएशन कितने का आएगा? फिर आप यहाँ पे निकालेंगे, टोटल 41 में डेविएशन कितने का आया वो लिखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलो इस पे भी नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक योगा सेंटर है जिसमें 60% मेंबर्स क्या है? मैन है, और 40% मेंबर्स वीमेन है। एवरेज एज मैन की 55 ईयर्स है और वीमेन की एवरेज एज 45 ईयर्स है। तो हमें बताना है एवरेज एज ऑफ ऑल दी मेंबर्स। तो कैसे करेंगे हम? अगर 60% मैन है 40% वीमेन है, तो मैन रेशियो वीमेन कितने हो गया मेरे पास? ये क्या है? 3:2 आ जाएगा सोल्व करके। नंबर ऑफ पर्सन की अगर हम बात करें, एवरेज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज एज मैन की कितनी है? 55 है, और वीमेन की कितनी है मेरे पास? 45 है। अगर टोटल का एवरेज निकालना है, एक तरीका तो यह है कि मैं करूंगा 3 इंटू 55 टोटल मैंस की एज आ गई, 2 इंटू 45 टोटल वीमेन्स की एज आ गई, डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस 2 करके मेरा एवरेज निकल जाएगा बेसिक तरीके से। तो ये हो गया 5 से इसे काटूंगा तो ये 11 बनेगा, और इसे काटूंगा तो 9, 33 प्लस 18 ये वाली वैल्यू आ जाएगी 51। ये हो गया बेसिक तरीका कि आप बेसिक से करना चाहें तो ऐसे निकाल लेंगे वेटेड एवरेज का फॉर्मूला यूज करके। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का डेविएशन से अगर हम करें, तो आप कहेंगे सर मैं एवरेज एज किसे मान लेता हूं? 45 को मान लेता हूं। तो डेविएशन कितने का आएगा? 45 में यहाँ पे डेविएशन है 0 का और यहाँ पे है +10 का। सम ऑफ नेट डेविएशन अगर मैं निकालूं तो 2 लोगों में 0 का डेविएशन तो 0, 3 लोगों में 10 का डेविएशन तो 3 इंटू में 10 ये हो जाएगा 30। टोटल डेविएशन कितना आ गया? सम ऑफ डेविएशन आ गया 30। तो मेरे पास एवरेज क्या होता है? एज्यूम्ड मीन जो हमने एवरेज माना था डिवाइडेड बाय सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 3 + 2। फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो 45 प्लस यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 5 और आंसर आ जाएगा 51। ये ओरली किया जा सकता है ये वाला काम एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। ये मैंने लिख के समझाया तो आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, वरना इस क्वेश्चन को मैं पढ़ते पढ़ते ही कि डायरेक्टली जो मैंने आपको डेविएशन मेथड कांसेप्ट सिखाया उससे मैं कर सकता था। मैं देखता ही यार ये 3:2 तो मुझे दिख ही रहा है, और ये 55 दे रखा है और ये 45 दे रखा है। 45 में अगर मैं मीन मान लूं तो डेविएशन इसमें 0 का और इसमें 10 का आएगा। 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 45 मैंने माना है। एग्जाम में किया जाता है इस क्वेश्चन को तो ये इस तरीके से ही किया जाता,
सिर्फ इतना लिखना होता है एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने के लिए, इससे ज्यादा पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये चीजें कैसे आएंगी, प्रैक्टिस के बाद आएंगी, जब आप चीजों को जो भी पढ़ाया गया उसे अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब ये काम आप कर पाएंगे। अदरवाइज बेसिक मेथड मैंने आपको सिखाया है, बेसिक मेथड तो आप सबको आता भी है, उससे भी कर लोगे तो भी एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। दिक्कत तब आएगी आपको जब पेपर बहुत लेंथी एग्जामिनर अगर बना दे, मुश्किल पेपर बना दे, तो आपके पास डायरेक्ट मेथड्स होने चाहिए, अदरवाइज बेसिक से भी आंसर निकल जाता है। इसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, कोई कैलकुलेशन मुश्किल नहीं थी। अब देखो क्वेश्चन में क्या आता है कि मेरे पास 40 इंप्लॉइज हैं, उसमें 35 नॉन टेक्निकल स्टाफ मेंबर्स हैं, टोटल 40 इंप्लॉइज की एवरेज सैलरी दे रखी है 4000, नॉन टेक्निकल स्टाफ मेंबर्स की एवरेज सैलरी है 4200, तो हमें एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग स्टाफ बतानी है कि स्कूल की क्या रही होगी। कैसे सोल्व करेंगे जल्दी से बताइए। एक तो बेसिक तरीका है हमारे पास, आप कहेंगे सर 40 को क्या कर दूं 4000 से, टोटल जो खर्चा हो रहा है स्कूल का वो आ गया। 35 स्टाफ मेंबर्स की जो एवरेज सैलरी है वो है 4200, बचे कितने मेरे पास 5, उनकी एवरेज सैलरी निकालनी, उसे मैं मान लेता हूं x। दोनों जगह सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल कर दिया, आपका आंसर आ चुका है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया। आप ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर मैं बेसिक से ही निकाल रहा हूं, यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं लगा रहा। 7, 5 से काट रहा हूं मैं सारा का सारा, और ये हो जाएगा 8, 8 चौक 32, 42 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा मेरे पास 294, 320 में से 294 को घटाएंगे तो 26 और 2 0। ये है बेसिक, जिसमें आपने जिसने बच्चे ने एवरेज पढ़ा भी नहीं होगा वो भी इस मेथड से इस क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकता है बिल्कुल आराम से। ठीक है, बाकी आप डेविएशन कंसेप्ट लगाना चाहें यहाँ पे, डेविएशन से भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अगर मैं डेविएशन से ओरली करने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा यहाँ पे मेरे पास 5 लोग हैं, एक तरफ मेरे पास 35 लोग हैं, और टोटल मिला के मेरे पास कितने हो गए, टोटल मिला के मेरे पास 40 लोग हैं। अगर इसे मैं रेशियो में भी बांट दूं तो मैं कहूंगा यहाँ पे मेरे पास एक आदमी मान लेता हूँ, यहाँ पे 7 मान लेता हूँ, और यहाँ पे 8 मान लेता हूँ। ठीक है, 8 लोगों की एवरेज सैलरी कितनी है 4000 है। ठीक है, 7 लोगों की कितनी है 4200 है, तो मुझे इस एक पर्सन की एवरेज सैलरी बतानी है कितनी है, तो वो मल्टीप्लाई करके तो आप निकाल ही लेंगे। वरना मैं अगर इसे कंपेयर कर लूं 4000 से डेविएशन निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ पे डेविएशन कितने का आ जाएगा 0 का आ जाएगा, और यहाँ पे डेविएशन कितने का आएगा मेरे पास प्लस 200 का आएगा। ठीक है, 7 इंटू 200 कितना हो जाएगा 1400। ठीक है, 1400 कहा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा है 1400, तो इस एक पर्सन में 1400 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 4000 में से 1400 को घटा दूंगा तो आ जाएगा 2600। ये कैसा आया 4000 माइनस 1400। ठीक है, ये डेविएशन कंसेप्ट जिसने पढ़ा हुआ है उसे ये चीज समझ में आएगी, वो बेसिक वाले को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम सवाल कर लेते हैं। चलता हूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 बताना है। अब कैसे करेंगे, देखो 6 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 6, 12, कंसेप्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, वरना क्वेश्चन तो सेकंड्स में मैं डायरेक्टली इसे देखते ही मैं लिखता कि यहाँ पे फर्स्ट 8 मल्टीपल 6 के बताने हैं, तो ये होता 6 इंटू में 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा डायरेक्ट आंसर होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 3 इंटू 9 27 आंसर आ जाता। अब ये कैसे आया वो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में ये करना था जो देखते आ जाता। देखो फर्स्ट 8 मल्टीपल्स लिखना है तो 6 आएगा पहले वैल्यू, फिर आएगी 12, फिर 18, और ऐसे ही चलेगा। कहां तक जाएगा 6 इंटू में 8 तक। अगर मैं 6 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास ये बचेगा 1, 2, 3, और ऐसे चलेगा किसका 8 तक। अगर मुझे एवरेज लेना है तो सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज मुझे भी पता है 8 है, तो मैं अगर इसे 6 को बाहर कॉमन ले लूं तो क्या मुझे ये चीज दिख रही है कि ये क्या है एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हम एवरेज में पढ़ते ही हैं।
सम होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज n से डिवाइड कर दूं तो एवरेज आ जाता है मेरे पास ये। अगर एवरेज यही है तो मेरा आंसर क्या होगा 6। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स पूछा था, तो 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर कितना हो जाएगा 27। यही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी जो हमें एग्जाम में करनी होती है। ऐसे ही मैं आपसे अगर सवाल पूछ लूं, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ से फर्स्ट 30 की जगह भी क्या कर देते हैं, चलो फर्स्ट 31 मल्टीपल्स ऑफ 7, क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर आंसर होगा 7 इंटू में 31 प्लस 2 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 इंटू में 16 और मेरा आंसर आ जाएगा 112। क्लियर? ऐसे ही होमवर्क क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, अगर यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना एवरेज ऑफ फर्स्ट 127 मल्टीपल्स ऑफ 3, क्या आंसर आएगा? कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। ऑल्दो में आपका काफी लोगों का आंसर आ भी चुका होगा, मेरा भी आंसर आ चुका है, ठीक है, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, नंबर सिस्टम का सवाल है। कहता है एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 69 एंड 92। 69 और 92 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर पड़ रहे हैं उनका एवरेज क्या होगा? तो एक एक करके हमें निकालना पड़ेगा। पहली चीज तो जब बिटवीन आ जाए और एंड आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, 69 भी इंक्लूडेड नहीं है और ना ही 92 इंक्लूडेड है। ऑल्दो ये दोनों प्राइम नहीं है तो वैसे भी हट जाते हैं, तो कोई गलती का स्कोप बचता नहीं है। लेकिन अगर बिटवीन लिखा है तो ये भी इंक्लूडेड नहीं होता है और ये भी इंक्लूडेड नहीं होता, ये आगे के लिए याद रखें। पहला नंबर क्या होगा, 70 प्राइम नंबर नहीं है, 71 आएगा प्राइम नंबर, फिर 73 आएगा, 75 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79 आएगा, 81 नहीं होगा, 83 होगा, 85 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 89 होगा, फिर 91 नहीं होगा, 13 से करता है। तो ये 5 प्राइम नंबर मुझे मिले, इनका एवरेज बताना है। एक तरीका तो फिर से क्या होगा कि आप बेसिक से सोल्व करके डिवाइडेड बाय, क्योंकि 5 वैल्यूज है, सम करेंगे और 5 से डिवाइड करके अपना आंसर बता देंगे। लेकिन हम है स्मार्ट पीपल, हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा बेटर करने की कोशिश करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें पता है, हमने डेविएशन का कंसेप्ट एवरेज में अभी सीखा हुआ है, तो मैं कहूंगा मिडिल वैल्यू को मैं एवरेज मान लेता हूं और उससे डेविएशन निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे डेविएशन आएगा 0 का, ये कितना कम है, -6 कम है और ये -8 कम है। ये कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है और ये मेरा क्या ज्यादा है, ये 10 नंबर ज्यादा है। अगर मैं टोटल सम ऑफ डेविएशन निकालूं 14 तो कट गया, डेविएशन कितने का आया, सम ऑफ डेविएशन आ गया 0, तो मतलब जो एवरेज माना था वही मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 79। अगर सम ऑफ एफ डेविएशन 0 ना आके से 10 आ जाता तो 10 क्या होता, 5 में बढ़ता, तो मेरा आंसर होता 79 प्लस 10/5। सम ऑफ डेविएशन अगर 0 की जगह 10 आता तो ये होता। क्लियर? तो मेरा एवरेज होता है एज्यूम्ड मीन, जो हमने एज्यूम करा, सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। ठीक है, आपने एवरेज का क्रैश कोर्स अगर यूट्यूब पे देखा है तो उसमें भी डेविएशन कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है, वो आपको पता होगा तो डायरेक्टली आप आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मैं मूव करता हूं। क्वेश्चन है ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है एक इलेक्ट्रिक बिल 50,000 रुपए का है, डिफरेंस क्या होगा अगर इस पे या तो 30% का एक सिंगल डिस्काउंट दे दे या फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दे 26% और 5% के। तो कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर 26 और 5 का अगर सक्सेसिव देते हैं तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100। ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकलता है अगर दो लोगों का दे रखा हो। तो 26 प्लस 5 31, 26 इंटू 5 130, तो मेरे पास ये कितना आएगा 31 माइनस 130 मतलब 1.3, ये आएगा 29.7। ठीक है, इफेक्टिव डिस्काउंट यहाँ पे ये है। अगर मैं 30% का डिस्काउंट दे देता हूँ तो 30 रहता सिंगल, कितने का गैप आ गया 0.3% का गैप आ गया। हमसे पूछा है कि डिफरेंस कितने का होगा, तो 0.3% का गैप होगा इतने पे 50,000 में। 50,000 का 0.3% कितना होगा, 3 को 5 से कर दो
कितना आया 15, 15 का कोई मल्टीपल चल रहा होगा, मतलब 15 उसके बाद कोई जीरो वगैरह आ रही होंगी। ऑप्शन देखा बी, यही करेक्ट हो जाएगा 150। बाकी तो कहीं है ही नहीं, 15 के बाद जीरो आनी है हमारी, कितनी भी आए मुझे क्या मतलब उससे। ऑप्शन देखूंगा एक ही ऑप्शन क्लोज जा रहा है, वही आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में 1500 होता, 15,000 होता तो मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। 15 आ गया, 3 इंटू 5 15 और हो गया। ये वाला काम मैंने आपको लिख के दिखाया, ये वाला काम मन मन में किया जा सकता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मन में करता तो मैं कहता 26 जमा 5 होता है 31, 26 इंटू 5 होता है 130, मतलब 1.3, 31 में से 1.3 घटाऊंगा और दूसरा मुझे 30 दे ही रखा था तो मुझे पता है 0.3 का डिफरेंस रह जाएगा, और 0.3 इंटू में 5 करूंगा तो 15। ये क्वेश्चन विदाउट पेन वाला सवाल है, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में जो बच्चा विदाउट पेन करके आया होगा उसका सिलेक्शन हुआ होगा इस क्वेश्चन में। अगले सवाल में चलते हैं। अब देखो ये वाला सवाल है, कहने को डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का है लेकिन एक्चुअली में है नहीं, मैं देखूंगा कैसे। कहता है एक शॉपकीपर क्या करता है, राइस को कॉस्ट प्राइस पे बेचने की बात करता है और 25% का प्रॉफिट कमा लेता है फॉल्टी वेट से, ठीक है। इसने कहा कि उसने एक और डिस्काउंट देने की बात करी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% का प्रॉफिट हो। किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब देखो उसे फायदा हो रहा है 25% का, अब वो फॉल्टी वेट यूज करके फायदा कमा रहा है या एमआरपी बढ़ा के कॉस्ट प्राइस पे एमआरपी 25% एक्स्ट्रा करके फायदा कमा रहा है, मुझे क्या मतलब उस चीज से। मुझे तो सीधा ये मतलब है ना कि भैया फायदा कितने का हो रहा है, वो किसी भी तरीके से बेईमानी करे कुछ भी करे, फायदा हमें देखना है कि फायदा उसे कितने का हो रहा है। और आप ध्यान देंगे 25% का फायदा है, तो मैं कह सकता हूं कोई चीज अगर 100 रुपए की है वो उसे कितने की बेच रहा है, 125 रुपए की बेच रहा है। कह रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए, उसे प्रॉफिट कमाना है 10% का, तो कितना डिस्काउंट दे दें। अगर प्रॉफिट उसे 10% का कमाना है तो इस पे 10% का प्रॉफिट लगाऊंगा तो वो हो गया 110, है ना। तो डिस्काउंट कितने का दे दे, 125 का पहले बेच रहा था, अब 110 का बेचेगा, जो वस्तु से पड़ रही थी 100 रुपए की, तो अभी उसे कितना डिस्काउंट दे दे वो इस पे, यहाँ पे निकाल लो आप। 15 का डिस्काउंट है कितना, 125 पे, तो 15 भाग 125 गुना में 100, यही मेरा आंसर आ जाएगा। 5 से काट दूंगा तो 3 भाग 25 और 25 को से 100 को काटूंगा तो 4, ये आ जाएगा 12%। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसमें आप फॉल्टी वेट में फंसे रहो कि बेईमानी कैसे करी, कितने ग्राम पे कितना दे रहा है, तो आप फंसे रह जाओगे। इसे डायरेक्टली देखो कि आपका फायदा कितने का है, फायदा है 25% का, तो मैंने कहा कोई चीज उसे 100 रुपए की पड़ रही है तो वो 125 की बेच रहा है, 25% का फायदा कैसे भी आए मेरे को उससे मतलब नहीं, ठीक। अब उसे कमाना है 10% का फायदा, तो बेचनी है कितने पे, 110 पे, तो क्या कर लिया उसने, कितने परसेंट का डिस्काउंट देगा, 12% का। इसे दूसरे तरीके से देखना चाहो वन लाइनर मेथड से, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि वैल्यू क्या है, पहले 25% का प्रॉफिट है, 25% बढ़ा के बेच रहा है और कितना डिस्काउंट दे दे इस पे, कितने वैल्यू रिड्यूस कर दे कि नेट प्रॉफिट 10% का हो। खैर ये थोड़ा ठीक नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट इसी तरीके से कर लो, सही है, ठीक है। बाकी कंफ्यूज हो गए 2-3 मेथड में। आगे बढ़ता हूं, देखो सिंपल सा सवाल पूछ लिया यहाँ पे, ये 4 चेयर और 3 टेबल का प्राइस है इतना, 5 चेयर और 2 टेबल का प्राइस है इतना, बता दो भैया एक चेयर का प्राइस क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, तो लिख लेंगे भैया 4 चेयर और 3 टेबल का प्राइस कितना है, 2100। 5 चेयर और 2 टेबल का प्राइस कितना है मेरे पास, 1750। हमें बताना है एक चेयर का प्राइस, तो चेयर का बताना है तो टेबल वाला क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। यहाँ पे टेबल कितनी है 3 और यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे 3 से गुना और यहाँ पे 2 से गुना, और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। यहाँ पे 15 चेयर आएंगी, यहाँ पे 8 चेयर आएंगी, तो नीचे वाली में से ऊपर वाले को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। 15 माइनस 8, 7 चेयर का प्राइस कितना हो गया, 175 इंटू में 3, ये हो जाएगा 5250 और ये 4200। 5250 माइनस 4200, दिस विल गिव मी 1050। 7 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 150। क्लियर है सभी लोगों को। चलते हैं अगले सवाल पे। इतना बेसिक सवाल भी पूछा जा चुका है और सीजीएल में भी पूछे जा चुके हैं, सीजीएल मेंस में, तो अपने बेसिक कंसेप्ट, अपना माइंड हमेशा खुला रखें, एग्जाम में प्रेशर में आ गए तो गड़बड़ कर दोगे। अब देखो ये वाला सवाल क्या है, एक शॉपकीपर अपनी गुड्स को लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी के हाफ पे बेचता है, तो उसे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पे 17% का नुकसान होता है।
हमें बताना है कि अगर वो लिस्ट प्राइस पे बेचे तो उसका गेन परसेंट क्या होगा। दो तरीके से किया जा सकता है, एक जो डायरेक्ट मेथड आपको बता रखा है उससे कर सकते हैं, वरना बेसिक से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक से करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने क्या करा, एमआरपी पे कुछ छूट दी। ठीक है, एमआरपी पे जब हम डिस्काउंट देते हैं तो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस पे मेरा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसमें अगर मैं वो चेंज कर दूं तो बनता है सेलिंग प्राइस। तो दोनों जगह सेलिंग प्राइस को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। मैं कहूंगा शॉपकीपर ने हाफ प्राइस पे बेचा तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, एमआरपी का आधा, ये हो गया सेलिंग प्राइस। जब इस पे बेच रहा है तो उसे कॉस्ट प्राइस पे क्या हो रहा है, 17% का नुकसान। तो कॉस्ट प्राइस का 17% का नुकसान मतलब 83%, 83/100। क्या ये मेरे पास रेशियो आ जाएगा, ये मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा, दोनों इक्वेट कर देंगे। एमआरपी रेशियो कॉस्ट प्राइस, ये किसके बराबर आ गया, यहां से काटूंगा 50, या फिर आप काटो भी मत, ये 100 है तो 100 ही रहने दो, चीजें मेरे लिए और ज्यादा आसान हो जाएंगी। चलो मैं इसे 100 ही रहने देता हूं। 183 इंटू में 2 166 हो गया। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो एमआरपी कितना है, 166। कहता है कि लिस्ट प्राइस पे बेचते तो कितने का प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 पे 66 का प्रॉफिट होगा, तो कितने परसेंट हो गया, 66% हो गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलेंगे आगे। बहुत अच्छे विक्रांत, अभी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कहता है सोहन क्या करता है, शुगर को कॉस्ट प्राइस पे बेचने की बात करता है लेकिन फॉल्स वेट यूज करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, 28% का प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक है, कितने ग्राम वो एक्चुअली में शुगर देगा, अगर वो कहे कि मैं 3.2 kg शुगर दे रहा हूं, यहां पे ग्राम्स में पूछा गया है। कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो 28% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, मैंने आपको समझाया कि प्रॉफिट आप पैसे के टर्म्स में भी देख सकते हैं और चाहे तो क्वांटिटी के टर्म्स में भी देख सकते हैं। फॉल्स वेट यूज करने की वजह से तो 28% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 100 और 28% का प्रॉफिट जोड़ दूं तो 128। तो 100 ग्राम दे रहा होगा वो कह के कि मैं 128 ग्राम दे रहा हूं, क्योंकि जो क्वांटिटी वो देगा उसी क्वांटिटी पे तो हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि यार वो 100 ग्राम क्वांटिटी देगा और कहेगा क्या कि मैं 128 ग्राम दे रहा हूं, तभी तो उसे 28 ग्राम का फायदा हो जाएगा 100 ग्राम पे, और वो 28% प्रॉफिट बन जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो 100 ग्राम 128 ग्राम कह के वो 100 ग्राम दे रहा है, यहां पे कितना ग्राम कहेगा, अगर वो 3200 ग्राम कहेगा तो एक्चुअली में कितना देगा, 128 से भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, 32 से काटूंगा तो ये जाएगा 4 टाइम, 4 से इसे काटूंगा तो 25, 25 इंटू में 100, 2500 ग्राम। क्वेश्चन हो गया खत्म, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, डायरेक्टली खत्म। क्लियर है सभी लोगों को या नहीं है। 28% का फायदे का मतलब क्या हो गया कि वो 100 रुपए की चीज 128 रुपए की बेचेगा, या फिर अगर फोल्स वेट यूज कर रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया 100 ग्राम देगा वो 128 ग्राम कह के, तो वो 28 ग्राम अपना क्या कर लेगा, प्रॉफिट कमा लेगा 100 ग्राम पे, और यही उसका परसेंटेज में निकाल लूं तो वो 28% उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 128 ग्राम कह के दे रहा है 100 ग्राम, तो 3200 ग्राम कहेगा तो एक्चुअली में कितना देगा, 3200 भाग 128 गुना में 100, तो मेरे पास वैल्यू आ गई है। या फिर आप यहां से निकाल सकते थे कि वो 1 ग्राम कहेगा तो कितना देगा, 100 भाग 128 इतना देगा। ठीक है, और 3200 ग्राम कहेगा तो कितना देगा, ठीक है। ये बस समझाने के लिए, एग्जाम में तो आपको ये वैसी चीजें दिखी, आपको डायरेक्टली करना था कि 2.3.3200 डिवाइडेड बाई 128 इंटू में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि एक बिल है, ठीक है, उस पर अगर 27% का एक सिंगल डिस्काउंट दें या फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दें उस पर 20% और 10% का,
तो जो डिफरेंस आएगा बिल अमाउंट पे वो 56 रुपीज का आएगा। तो हमें बताना अमाउंट ऑफ बिल क्या रहा होगा। कैसे सोल्व करेंगे, देखो 27% फिक्स है, 20 और 10 का इफेक्टिव निकालेंगे तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, यही बनेगा फॉर्मूला लगा के। तो ये बन गया 28%। कौन सा ज्यादा है, 28 और 27 का डिफरेंस निकालूंगा तो 1%। 1% का बिल अमाउंट किसके बराबर है, जो इनका डिफरेंस है वो है 56 के बराबर। टोटल 100% अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 5600। क्वेश्चन हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलें क्या आगे अब हम, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है ए एक वॉच बी को बेचता है 33% के प्रॉफिट पे, बी बेचता है सी को 20% के लॉस पे। अगर सी उसके लिए 532 रुपीज पे करता है तो कॉस्ट प्राइस ए का क्या रहा होगा। अब ये तो सिंपल वाला पूछ लिया, इसमें तो बहुत अच्छे लेवल के सवाल भी एसएससी पहले पूछ चुका है। ये पूछ लेता कि ए और बी के कॉस्ट प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना होगा, या ए और सी ने जितना परचेज, ए और सी के कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना होगा, कुछ भी चीज पूछ सकता था। या ए का प्रॉफिट कितना होगा या बी का लॉस कितना होगा, ये वाली वैल्यूज भी पूछना चाहे तो पूछ सकता था। इन्होंने सिंपल सी चीज पूछ ली। अब इसमें तो सिंपल सी में क्या करेंगे, ए का कॉस्ट प्राइस पूछा है तो ए का कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया ए ने बेचा बी को 33% के प्रॉफिट पे, तो कितने का बेचा होगा, 33% का प्रॉफिट लगा लिया, 133/100 का ये ए ने बेचा बी को। तो ये ए का सेलिंग प्राइस और बी का क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। बी ने बेचा सी को 20% के लॉस पे, 20% का लॉस मतलब 20% होता है 1/5, मतलब कितने का बेचा होगा 4/5 का बेचा होगा। तो ये अब क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया बी का सेलिंग प्राइस। और जो बी का सेलिंग प्राइस है वही तो मेरा सी का कॉस्ट प्राइस है। सी ने कितने पे करें, 532 पे करें। सोल्व कर लेंगे, मेरे पास यहां पे ए का कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। अब देखो अगर आपको ध्यान से दिख रहा है 133 इंटू में 4, ये तो खुद ही 532 होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप ये चीज दिख जाएगी। तो मेरे पास ए का मान कितना आ जाएगा, 5 इंटू 100 500। तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 500। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। टाइम एंड वर्क पे आ जाते हैं अब हम। कहता है ए और बी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। मैं लिखता चलता हूं साथ के साथ, बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते हैं। जब ए बी और सी मिलके काम को करेंगे तो कितने दिन में सेम काम को करेंगे, 8 दिन में करेंगे। तो हमें बताना है ए और सी मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। जब भी हमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में टाइम गिवन हो तो हमें पता है हम टोटल वर्क क्या मान लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम मान लेते हैं। और इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 2 है और यहाँ पे 8 है, 9 8 72 एलसीएम आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। अगर टाइम मिल गया, टोटल वर्क मिल गया, एफिशिएंसी ए और बी की कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम एफिशिएंसी बताता है, 72 डिवाइडेड बाय 9 ये कितना आएगा 8, ये आएगा मेरे पास 4 और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 9। अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे ए और सी का पूछा है, ए और बी दे रखा है बी और सी, अगर ए और सी दे देता तो मुझे पता है कि चीजें बैलेंस हो जाती हैं। तो कुछ नहीं करना, अगर मैं इसमें से और इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए 2 बार बी और सी है ना, वो कितना हो गया 12, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 9। तो अब इन दोनों के सम में से इसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, क्योंकि बी 2 बार था, बाकी तीनों चीजें एबीसी आ गया और यहां पे भी एबीसी है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 9 ये आ गया 3। अगर बी की मेरे पास एफिशिएंसी 3 आ गई तो ए और सी की कितनी आएगी, आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी, बी की है 3 तो ए प्लस सी, 9 में से 3 को घटाऊंगा तो मेरे पास ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी 6। अगर ए और सी का एफिशिएंसी 6 आ गया, मतलब ए और सी मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 72 काम कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क है 72, एफिशिएंसी है 6, आंसर आ गया 12। क्लियर है सभी लोगों को। वेरी गुड विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है ये मेरे पास, टाइम एंड वर्क का ही है, पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड। दो तरीके से कर सकते हैं, एक होगा बेसिक तरीका और एक होगा जो एरो मेथड हम जनरली यूज करते हुए आ रहे हैं वही। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास 2 पाइप है,
सिस्टम को सेपरेटली 36 और 45 मिनट्स में भर सकते हैं। तो मैंने मान लिया पाइप ए क्या है 36 मिनट में भरेगा, पाइप बी जो है वो 45 मिनट्स में भरेगा। आगे कहता है यहाँ पे कि एक वेस्ट पाइप है जो पानी निकाल रहा है इसके अंदर से 40 लीटर पर मिनट के हिसाब से। ठीक, तीनों पाइप साथ में ओपन कर दिया तो सिस्टम भर जाएगा 1 घंटे के अंदर। तो मैं कहूंगा देखो पाइप ए और बी तो भरने वाले हैं, सी क्या है मैं मान लेता हूं वेस्ट पाइप है। अगर ये तीनों चल जाए तो टाइम कितने में भरेंगे, ये मिनट में दे रखा था तो यहाँ पे 60 मिनट मैंने लिख दिया, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो हमें कैपेसिटी बतानी है, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर मैं इनका ये टाइम दे रखा है मुझे, तो टोटल वर्क या फिर मैं कैपेसिटी ऑफ टैंक का रेशियो क्या मान लेता हूं, मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर एलसीएम भी लेंगे तो 36 और 60 का अगर आप देखें तो एलसीएम क्या आएगा, ये मेरे पास 180 आएगा और 45 से भी 180 कटता है, तो आप एलसीएम 180 आप इसका निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बाकी बेसिक से एलसीएम निकालना आप सभी लोगों को आता है, स्पीड के साथ डायरेक्टली दिख जाएगा। ठीक है, ए का एफिशिएंसी मतलब अगर ये मेरे पास लीटर में पानी होता है, इतने रेशियो लीटर पानी 36 मिनट में ए भरता है, तो 1 मिनट में कितना रेशियो पानी भरेगा, एफिशिएंसी वो बताता है। तो 1 मिनट में ये कितना पानी भरेगा, 360 डिवाइडेड बाई 36 दैट इज 5, बी भरेगा यहाँ पे इसी तरीके से 4, और ए बी सी तीनों मिलके कितना भरेंगे, ए भरेंगे 3। अगर मैं ध्यान दूं, सी पाइप मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया था क्योंकि टैंक को खाली करने का काम कर रहा है, ड्रेन पाइप है या फिर वेस्ट पाइप है। तो अगर हम यहां से सोल्व करेंगे तो मैं ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए और बी को घटा दूं तो 3 में से अगर 4 + 5 9 को घटा दिया जाए तो सी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 - 9 दैट इज 6। -6 सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सी को समझें कि सी का काम क्या है, टैंक को खाली करने का, इसलिए वैल्यू नेगेटिव में आई है क्योंकि ये पॉजिटिव काम कर रही है, नेगेटिव काम कर रहे हैं, अपोजिट काम है ए और बी का, इसलिए नेगेटिव है, इसका कुछ और मतलब नहीं है। आप चाहते तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी कर सकते थे तो सी पॉजिटिव में आ जाता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं। 1 मिनट के अंदर 6 रेशियो पानी निकालता है, 180 लीटर अगर पूरे टैंक को खाली करने की बात आए तो कितने मिनट में खाली करेगा, 180 डिवाइडेड बाय 6, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, 30, है ना। तो 30 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर सकता है ये। हमसे पूछा है कैपेसिटी ऑफ टैंक बता दो, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी होगी, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मिनट में 40 लीटर पानी निकालता है, तो 30 मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 40 लीटर 1 मिनट में निकाल रहा है, 30 मिनट में कितना निकालेगा, 40 × 30 दैट इज 1200 लीटर। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है या नहीं है। ये हो गया एरो मेथड से। अगर आप डायरेक्टली चाहें कि सर भैया मैं ये सब यूज नहीं करना चाहता, आप डायरेक्टली मेथड बता दो, 1 लाइनर मेथड बता दो कि कैसे करूं, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, आपने टोटल कैपेसिटी मान ली टैंक की, चलो सी है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से चलूंगा। जो पहला पाइप है वो क्या करता है, 36 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है, सॉरी भर सकता है, तो 1 मिनट में टैंक में कितना पानी भरेगा, सी डिवाइडेड बाई 36। जो दूसरा पाइप है वो 1 मिनट में कितना भरेगा, वो आप कहेंगे सर सी डिवाइडेड बाई 45 इतना भरेगा। अब इसके साथ साथ एक और पाइप चल गया, वेस्ट पाइप, जो 40 लीटर 1 मिनट में निकाल रहा है, तो ये 1 मिनट में कितना निकालेगा, 40 लीटर, तो माइनस करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में टैंक के अंदर जब तीनों पाइप चलेंगे तो कितना पानी भरा जाएगा, इतना भरा जाएगा, है ना। कितने मिनट में टैंक फिल होगा, 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब यहाँ पे हो गया 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, क्या टोटल कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। 1 मिनट में इतना पानी और टोटल 60 मिनट तक चल रहा है, तो टोटल मेरे पास कितने टाइम में टैंक को कितना कैपेसिटी होगी, इतनी होगी। टोटल कैपेसिटी हमने कितनी मानी है, सी मानी है। क्वेश्चन हो गया सोल्व कर लेंगे इसे, सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकालोगे, तब भी सी का मान कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, बात एक ही है। ठीक, तो कोई भी मेथड आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये बेसिक एरो मेथड जो हम यूज करते हैं, देखने में हो सकता है बड़ा लग रहा हो, लेकिन उसमें भी जाके वही स्टेप्स होंगे, आगे जाके जब उसे सोल्व करोगे तो वो भी इतना ही बन जाएगा। ये मेथड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि टाइम एंड वर्क में हमेशा हर क्वेश्चन में हम यही मेथड यूज करते हुए आ रहे हैं, तो इसकी हमें आदत होती है, तो इस तरीके से सोचना हमारे लिए थोड़ा सा आसान रह जाता है। इस तरह के सभी क्वेश्चंस क्लासेस में आपको करवा रखे हैं, एक भी क्वेश्चन पूरे इसके अंदर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो क्लास के अंदर कवर नहीं किया रखा। अब देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल आ गया। क्वेश्चन में कहता है एक पर्सन अपनी जर्नी का 1/4 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, 1/2
40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, और रिमेनिंग क्या करता है, रिमेनिंग 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। तो हमें बताना है कि एवरेज स्पीड क्या रहेगी पूरी जर्नी की। एवरेज स्पीड सबसे पहले तो मुझे जैसे क्वेश्चन पढ़ा मेरे दिमाग में आएगा, चलो ऑप्शन पे एक बार नजर तो डाल दी जाए कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। 36, 36, 34, 34, और मुझे पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, जो जितनी भी गिवन स्पीड है उनके बीच में कहीं पड़नी चाहिए। तो ये 25 है, ये 40 है और ये 50 है, इनके बीच में सारे पड़ रहे हैं, तो ऑप्शन से नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे। अब बेसिक से कैसे करेंगे, अब देखिए जरा, आप कहेंगे सर देखो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये हमें निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 1/4 डिस्टेंस की बात कर रहे हैं टोटल का, यहाँ पे 1/2, ठीक है, बाकी फिर रिमेनिंग की बात हो रही है। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मेरे पास 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 2 का एलसीएम आता है मेरे पास 4, ठीक है। अगर यहाँ पे 1/2 ऑफ द रिमेनिंग होता तो उस केस में मैं एलसीएम नहीं लेता, उस केस में मैं मल्टीपल लेता, लेकिन यहाँ पे 1/4 टोटल का, यहाँ पे 1/2 टोटल का, और लास्ट में रिमेनिंग आ रहा है, तो फिर हम इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो रिलेट कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आ गया 4, तो टोटल डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूं, टोटल डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं 4। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर पहले हमने क्या करा, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, 1/4 4 का कितना हो जाएगा, 1 डिस्टेंस, किस स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 1/25। आप चाहें तो x मानना चाहें तो टोटल डिस्टेंस को 4x मान लें, तो यहाँ पे आप कहेंगे 1x डिस्टेंस को मैंने इस स्पीड से कवर किया, तो इतना टाइम लगेगा। फिर बाकी 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, इसका 1/2 निकालूंगा तो 2x बचेगा। इसे कवर किया गया किससे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना बचा, 1x प्लस 2x 3x हो चुका है कवर, 4 में से घटाऊंगा तो बचेगा 1x। इसे कवर किया गया है किस स्पीड से, 50 की स्पीड से, तो इतना टाइम लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दिया, x से x एलिमिनेट हो जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम लूंगा 25 और 40 का लूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 और 40 का एलसीएम क्या ये 200 आ जाएगा, और 50 का भी लूंगा तो 200 ही रहेगा, तो ये आ गया 200, ठीक। मेरे पास 8 जा जाता है, ये 5 जा जाएगा, 5 × 2 10, और ये 4 जा जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 14, 22 और 800। इसका मतलब ये हो गया 400 डिवाइडेड बाई 11, और 11 से सोल्व करेंगे तो 3 जा जाएगा, फिर 6 जा जाएगा, और फिर 4/11। ये मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। एक्चुअल पिक्चर जब हम सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब पता चलती है। आज के टाइम में क्या होता है कि यूट्यूब पे सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं जो जो एग्जाम में मुश्किल पूछे जाए, और उससे बच्चे को ये लगता है कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, जबकि एक्चुअली में ऐसा है नहीं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आराम से आप कर पाएंगे। जब आप सारे क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको पता चलता है एग्जाम का लेवल इतना ज्यादा भी नहीं है, और आपको सिर्फ मैथ्स ही नहीं पढ़ना, आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कहता अ बोट इज मूविंग 3 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर एंड मूव्स 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन 12 मिनट्स। बस लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी बनाने की कोशिश करिए, कुछ नहीं है। ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया। हमें पता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम मानते हैं x, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मानते हैं हम y। जो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, x प्लस वाई हो जाता है, क्योंकि जब बोट मूव करेगी तो स्ट्रीम जो है वो मदद करती है, नदी का बहाव मदद करता है अगर बहाव की दिशा में आप जा रहे हो, और अगर आप बहाव के खिलाफ जाओगे तो उसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। उसमें क्या होता है, आपकी स्पीड में से जो रिवर की स्पीड है उसे घटा दिया जाता है, तो आपकी स्पीड निकल के आती है ना। कहता है एक बोट 3 किलोमीटर जाती है अगेंस्ट द करंट, मतलब अपस्ट्रीम जा रही है, अगेंस्ट द करंट जा रही है 3 किलोमीटर, कितने टाइम के अंदर, 1 घंटे के अंदर। तो इस अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस है 3, टाइम है 1, तो 3/1 दैट इज 3। आगे कहता है एंड मूव्स 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन 12 मिनट्स। 1 किलोमीटर जाती है करंट की डायरेक्शन में, मतलब नदी के बहाव की दिशा में अगर बोट जा रही है तो उसे लगते हैं 12 मिनट। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर 12 मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करें तो 12/60 आएगा, और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम कर दिया तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये अपस्ट्रीम स्पीड, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड। हमें कहता है बैंक बोट को ठहरे हुए पानी में जाने में
किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ठहरे हुए पानी में मतलब उसकी बोट की स्पीड क्या होगी एक्चुअल, वो निकालनी पड़ेगी। तो वो तो x है, x कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई पता है, x प्लस वाई पता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 + 5 8 डिवाइडेड बाई 2, सोल्व करके x का मान आ जाएगा मेरे पास 4। तो बोट की स्पीड ठहरे हुए पानी में है 4 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लगेगा, 6/4, ये आ गया 1.5 आवर। 1.5 आवर कह लो या फिर 1 आवर 30 मिनट्स कह लो, क्योंकि ऑप्शन में मिनट्स में दे रखा है। तो 1 आवर 30 मिनट ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। चलें आगे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों पे अब हम आ गए हैं। कहता है एक पर्सन ने कुछ पैसे सिंपल इंटरेस्ट पे उधार लिए, 3 साल के बाद उसने क्या करा, 4/3 मनी का लेंडर को रिटर्न कर दिया। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अब कैसे करेंगे, कितना अमाउंट रिटर्न किया, 4/3 ऑफ प्रिंसिपल, जितना लिया था उसका 4/3। प्रिंसिपल को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या ये क्लियर है चीज, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं इंटरेस्ट कितना पे करा, तो अगर प्रिंसिपल 3 था, 4 रुपए दिए हैं, तो इंटरेस्ट के तौर पे कितना रुपया दिया, 1 रुपया। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कितने सालों का सिंपल इंटरेस्ट है ये, 3 साल के बाद लौटाए ना पैसे, तो 3 सालों का है। 1 साल का कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, आप कहेंगे सर 1/3। हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1/3, प्रिंसिपल कितना था 3 इंटू में 100%, ये हमारा क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। डायरेक्टली आप इस तरीके से करते हैं, वरना तो बेसिक फॉर्मूला तो होता है कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते, सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 रेशियो आता, वो किसके लिए बराबर हो जाता, प्रिंसिपल है जो कि 3 रेशियो इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। उसे ही अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू में 100%, ये क्या दे देता है, रेट। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, हम जनरली यही यूज करते हैं क्योंकि ये ओरली हो जाता है। ठीक है, बार बार SI इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये बचपन में हम पढ़ते थे, ये बहुत ही रेयरली यूज होता है। हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं अपने लॉजिक से। तो मेरे पास ये 100/9 आएगा, जो आप सभी लोगों को पता है 11 1/9% होता है। क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है कितने सालों में 2500 जो हमने पैसे निवेश करे हैं 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे बन जाएंगे 4100 रुपीज। अब इसे भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं बेसिक फॉर्मूला यूज करके, कि आप कहेंगे सर कितना इंटरेस्ट मिल गया, 4100 बन गए, 2500 का इंटरेस्ट मिल गया 1600, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल कितना था आपके पास 2500, रेट कितना है 16%, टाइम कितना है t डिवाइडेड बाय 100। सोल्व करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 25 इंटू 16 होता है 400, इसे काटूंगा तो 4 आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से देख सकते हैं फॉर्मूला लगाया, वरना मैं ऐसे ही देखता इसे कि भैया 1600 का ब्याज मिला है, 16% की रेट है और प्रिंसिपल इतना है, तो 16% इसका कितना हुआ, एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 16 इंटू 25, एक साल का ब्याज है 400 रुपए, टोटल ब्याज है 1600, तो कितने साल में दिया होगा, टाइम आ जाएगा मेरे पास 4। ये जनरली मैं मेथड यूज करता हूं एग्जाम में सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट 6000 रुपए पे 2 साल का क्या होगा अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले साल का 2.5% है और दूसरे साल का 2% है। अब इसका कैसे करते हैं, जब हमें सिर्फ डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया जाए, सबसे पहले तो ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन पास पास है या दूर है। तो हमने देखा 2 ऑप्शन पास है, बाकी दूर भी है, अप्रोक्सीमेशन से भी ट्राई किया जा सकता है। और हमने फिर देखा कि वैल्यूज कैसी है, वैल्यूज आसान है या मुश्किल है, एक 2.5 है एक 2 है, तो रेशियो मेथड से करेंगे तो लंबा पड़ सकता है, तो हम इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे इफेक्टिव रेट निकाल के। ठीक है, 2 साल हो गए, पहले साल ब्याज इतना, दूसरे साल इतना, इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 100%। ये मन मन में किया जा सकता था, बट मैंने फिर भी आप लोगों के लिए करके दिखा दिया। 4.5 यहां से आएगा, ये 5
डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.05, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.55% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने पे है? 6000 पे है। 6000 100% होता है तो 1% किसके बराबर होता है? 60 के बराबर होगा। 1% 60 के बराबर, तो मेरा आंसर कितना होगा? 4.55 इंटू में 60। क्वेश्चन खत्म हो गया, मुझे अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं है, बेसिक से सोल्व करूंगा तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके निकाल ही लेता हूं, जीरो से एक पॉइंट यहां पे आ जाएगा, 6 5 जा 30, 3 कैरी फॉरवर्ड, 30 और 3 33। जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 3 आएगी। चारों ऑप्शन देखेंगे ये आंसर आ जाएगा, वरना आप सोल्व करोगे मल्टीप्लाई करके तो 273। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, अब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गए है। कहता है इसे सिंप्लीफाई करके बता दो आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में हमें एक्स दे रखा है। अब ये बताओ भैया एक्स का कोई काम होगा इस क्वेश्चन में या नहीं होगा? एक्स का क्या करना है इस क्वेश्चन में? ये फालतू का नहीं दे रखा। हमें पता है जहां जहां एक्स है वो कटेगी कटेगी टर्म, ठीक है। तो एक्स की जरूरत नहीं है, एक्स की कोई भी वैल्यू हो मेरा आंसर बदल नहीं सकता क्योंकि इंटीजर वैल्यू में है। दिस विल, जो आंसर विल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो एक्स का मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। अगर एक्स का मान आप इस क्वेश्चन में कुछ भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक्स को भैया जीरो रख के देख लें? जीरो रख देते हैं तो एलिमिनेट ही हो जाता है, चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। अगर एक्स को जीरो रखूं, बस 0/0 की फॉर्म ना मिले, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए हमारा। अगर ये आ गया तो मुझे एक्स को जीरो के अलावा कुछ और रखना पड़ेगा और मैं आंसर निकालूंगा, वरना बेसिक से सिंप्लीफाई करके सोल्व करते रहोगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा और कुछ नहीं। अगर एक्स को जीरो कर दिया तो मेरे पास ऊपर क्या बचेगा? -9 बचेगा। डिनोमिनेटर वैसे चेक करते हैं, एक्स को जीरो करके कहीं डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं बन रहा। अगर मैं देखता हूँ क्या यहाँ पे जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा, यहाँ पे जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा पूरा, यहाँ पे जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा, यहाँ पे नहीं बन रहा। एक्स को जीरो रखो, आंसर निकालो। ऊपर ऊपर से अब मैं सोल्व कर रहा हूँ, -9, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे जीरो रखा तो -1/3 है, फिर मेरे पास 1 बचेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 9, यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 1 बचेगा। सोल्व कर लेते हैं भैया। मेरे पास यहाँ पे देखो एक माइनस से एक माइनस बच गया, बाकी कहीं एक सिंगल माइनस बच रहा है तो माइनस में आंसर आएगा। 1/3 1/3 1/9, ऊपर जाके 9 बन जाएगा और एक नो और एक और नो, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, आंसर क्या हो गया? 729। क्वेश्चन खत्म है। अब इस क्वेश्चन को आप चाहें तो x को 1 रख के करें तब भी यही आंसर आएगा, 2 रख के करें तब भी यही आंसर आएगा, और बेसिक से सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना के सोल्व करें काट पीट के तब भी आपका यही आंसर आएगा। चलूं क्या आगे अब मैं? ठीक है, बेसिक से कहोगे तो मैं करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आप सोल्व करेंगे, ये x -1/3 है, x + 1/3 है, तो क्या आ जाएगा? x² -1/9। ऐसे ही मैं इधर सोल्व करूंगा, 1 - x/3 1 + x/3, तो क्या आ जाएगा? 1/x²/9, और ऊपर ये दे रखा है और इंटू में 9 दे रखा है। x² -9 है, यहाँ पे 9x² -1 है और इंटू में 9 है। अब देखो सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या आएगा? देखो ये 9 नीचे एलसीएम ले लूंगा, इधर बचेगा 9 और इधर भी मेरे पास 9 बचेगा, और ये 9, ये दोनों 9 ऊपर जाएंगे तो मेरे पास 3 बार 9 का क्यूब आएगा, तो 729 तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे x² माइनस 9x² -1 यहाँ पे बचेगा जो इसे काट देगा, और यहाँ पे 9 - x² बचेगा, यहाँ पे x² -9 है, जिसकी वजह से जब मैं काटूंगा तो -1 बचेगा। तो बेसिक से सोल्व करोगे तो यही वैल्यू मेरे पास बन रही है। क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थमेटिक के हमारे खत्म ही होने वाले हैं। अब देखो सर्च से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। क्यूब रूट ऑफ 343 का क्यूब, फिर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 216 का क्यूब। ऑल्दो मैं तो डायरेक्टली लिख देता इसका आंसर, लेकिन आप लोगों के लिए करके दिखाता हूं। हम कैसे स्टार्ट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को? सबसे पहले अंदर जो सबसे अंदर वाला रूट है वो लिखते हैं, 343 है ना रूट में, ये क्यूब रूट है तो 1/3 मल्टीप्लाई, फिर इसके बाहर वाले पे आया, फिर क्यूब रूट है तो इंटू में 1/3 फिर से पावर में, और यहाँ पे पावर 3 है तो इंटू में 3। ये सोल्व होके ये बनता है। ठीक, आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो फिर है मेरे पास यहाँ पे 216 एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे क्या है?
क्यूब रूट तो 1/3, फिर एक और बाहर क्यूब रूट है तो 1/3, और उसके बाहर पूरे में पावर 3 है तो इंटू में 3, ऐसे लिख देते हैं हम। तो सोल्व करेंगे तो 3 से ये 3 कटेगा, इस 3 से ये 3 कटेगा। 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6, 343 का क्यूब रूट क्या होता है 7, और 7 इंटू 6 क्या होता है 42 होता है। तो क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया, करेक्ट आ गया। चले क्या आगे अब हम, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है आपको एग्जाम में, ध्यान रखना आज के टाइम में मैथ्स मुश्किल नहीं पूछते हैं, इजी होता है, तो हमें सिली मिस्टेक्स बहुत बचानी है कि ना करें। अब जैसे ये वाला सवाल है, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास क्या है 625, फिर 100 है, फिर ये है और ये है, इस तरह से चल रहा है। तो लिखने का तरीका क्या होगा जब इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, सोल्व सभी लोग कर लेंगे। देखो 625 को खोलूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 25 आएगा, मैंने लिख दिया, मुझे पता है। 625/100 करूंगा तो 625 से तो 25 बाहर निकलेगा, पता है नहीं पता, और 100 से 10 बाहर निकलेगा, तो मेरे पास 2.5 बचेगा, राइट। इसकी वजह से, तो इसकी वजह से अगर 2.5 बचेगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये 2.5। इसके आगे, यहाँ पे पॉइंट के आगे आप 0 लगा सकते हैं, जिससे कंफ्यूजन हो, क्योंकि पॉइंट में ज्यादा वैल्यू जाएंगे। अगर मैं आगे सोल्व करता हूं इसे, देखो 625 देगा तो 25 आएगा फिर से, और इसका रूट निकालूंगा, पॉइंट के 1 के बाद 4 जीरो है तो 2 जीरो बचेंगे, तो ये मेरे पास बचेगा 25 डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो ये क्या आएगा 0.25 आएगा, यहाँ पे लिख दिया। और इसे सोल्व करूंगा, देखो यहाँ पे 3 और 3, तो 3 जीरो बचेंगी, और 25 डिवाइडेड बाय 100 बचेगा ये, सॉरी 1000 बचेगा ये, तो मेरे पास ये किसके बराबर आएगा 0.025। अब मैंने ये इस तरीके से क्यों लिखा, जिससे कि मैं कोई भी सोल्व करते टाइम गलती ना करूं, कोई भी मिस्टेक मेरी सिली मिस्टेक ना हो। तो यहां पे सोल्व करेंगे 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, और यहां पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 27 पॉइंट। क्लियर है सभी लोगों को? चलूं मैं आगे, ठीक है। मेथड समझ में आ गया कि पॉइंट में गलतियां कैसे नहीं करनी एग्जाम में, वरना सिली मिस्टेक, देखो सिंपल क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक जहां आपने कर दी सब बर्बाद हो जाएगा आपका। मैं नहीं चाहता आप हल्की सी भी सिली मिस्टेक एग्जाम में करके आओ, तो सही तरीके से आप चीजों को सीख लो, फिर भी एक आधी तो हो ही जाती है। अब जैसे हमारे पास ये वाला सवाल है, क्यूब रूट इसका दे रखा है 0.008 है, 0.08 है, क्यूब रूट क्यों है, पी बाई क्यू, क्यू की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी, कैसे सोल्व करेंगे बस देखिए। सबसे पहले तो देखो जो भी p है इन सबको मल्टीप्लीकेशन में तो मैं सेपरेट कर सकता हूं, तो ये क्यूब रूट p में अलग लिख दूं, और इनटू में क्यूब रूट में ही मैं लिख सकता हूं 0.08 इंटू में 0.8, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं, सेपरेट कर दिया मैंने। अब आगे मेरे पास यहां पे क्या है 0.008, ये बस समझाने के लिए लिखा जा रहा है, बाकी जिनकी स्पीड अच्छी है वो डायरेक्टली कर सकते हैं इस काम को। तो मुझे p बाई क्यू बताना है, तो इसे तो मैं नीचे ले जा सकता हूं, चलो बाद में ले जाएंगे, अभी इसे थोड़ा सिंप्लीफाई मैं आपके सामने कर देता हूं। इसे अगर रूट को थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं, तो 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो लग जाएंगे। 8 इंटू 8 64, 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, और यहां पे आ जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाऊंगा तो 1000 आ जाएगा, यहां पे पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा मेरे पास, तो 10,000 इधर बनेगा, और ये बनेगा 64 डिवाइडेड बाय, ये क्यूब रूट p है मेरे पास एज इट इज, और ये क्यूब रूट यहां पे q रह जाएगा। सोल्व कर लो, 1 जीरो से मेरी यहां पे 1 जीरो एलिमिनेट होगी, 4 से काटूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 16, ठीक। और क्यूब रूट p बाई क्यू करूं या फिर p बाई क्यू की पावर 1/3 अगर मैं यहां पे लिख दूं, तो ये किसके बराबर आएगा मेरे पास 16 डिवाइडेड बाई 1000। p बाई क्यू निकालना है तो इंटू में 3 कर सकता हूं पावर को, और यहां पे भी पावर को इंटू में 3 कर सकता हूं, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं मेरे पास, 8 की टर्म्स में दे रखी है यहाँ पे ये वाली वैल्यूज, और यहाँ पे 10 की टर्म्स में दे रखी है नेगेटिव में। तो अगर 8 की टर्म्स में, ये 10 की टर्म्स में चाहिए तो 10 की पावर 3 है, इंटू 3 करूंगा 10 की पावर 9, डिनोमिनेटर में तो आ गया ये, न्यूमरेटर में 16, अगर 8 की टर्म्स में देखो तो 8 इंटू 2 है ये, तो 8 की पावर 3 और इंटू में 2 की पावर 3 लिख सकता हूं जो कि 8 बन जाएगा, और 8 की पावर 1 लिख सकता हूं तो 8 की पावर 4 बन जाएगा।
सारा क्योंकि 8 की पावर 4 की टर्म्स में है। 10 की पावर 9 है, ऊपर जाके क्या होगा 10 की पावर -9 हो जाएगा। यही आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर? तो जिस फॉर्म में पूछा उसी फॉर्म में हम निकाल लेंगे। बाकी हो सकता है कहीं कैलकुलेशन आपकी शॉर्ट हो पा रही हो इसकी, तो वो आप देख सकते हैं। अगर इसे 8 की टर्म्स में रखता है, यहाँ पे मैंने काट दिया वैसे, अगर इसे और दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, मैं थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ, जो शायद करते टाइम मेरे दिमाग में नहीं आया, कि अगर 8 की टर्म्स में सारा दे रखा है तो हम इसे 8 की टर्म्स में रखते हैं, इसे छेड़ते नहीं है। ये मेरे पास क्या था, P था ना, तो Q को मैं इधर नीचे ले जाता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे P/Q इंटू में 0.08 और 08, 8 इंटू 8 64 डिवाइडेड बाई 1000 लिख सकता हूं यहाँ पे, या फिर मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 या 10 की पावर 3 इसकी पावर 1/3। ठीक है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मैंने सिंप्लीफाई करा, और ये किसके बराबर आ गया मेरे पास, 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10 की पावर 3। क्या यही आएगा अगर मैं डायरेक्टली 8 की टर्म्स में इसे सिंप्लीफाई करता? ठीक है, अब इसे सिंपल और सोल्व करूंगा, पावर 1/3 है, तो और इसे मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें अगर पावर की 3 कर दी, तो इधर भी मुझे पावर क्या करनी पड़ेगी, सबकी 3 करनी पड़ेगी। तो मेरे पास P/Q इंटू में 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 8 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर, यहां पे 3 था। ठीक है, अच्छा ये एक सेकेंड, 10 की पावर 9, यहाँ तो 8 की पावर 4 और 10 की पावर -6 कैसे आ रहा है, कुछ ना कुछ गलती कर दी मैंने, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पे 10 की पावर 4 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये है 10 की पावर 4, तो यहाँ पे आता है 10 की पावर 12 और ये 3। अब सोल्व करेंगे तो मेरे पास P/Q कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर 3 उधर 12, तो 10 की पावर -9 और ये मेरे पास 8 की पावर 4। तो इस तरीके से शायद हम देखते तो थोड़ा और जल्दी हो जाता हमारा सवाल, लेकिन एग्जाम टाइम में कई बार ऐसा नहीं सोच पाते, ऑप्शंस की नहीं ध्यान जाता, तो हम बेसिक से ऐसा करते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है, थोड़ी सी गलती है इसमें एसएससी की, इन्होंने एक केस को निगलेक्ट करके आंसर दिया है, फिर भी आप सोचो पहले कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और इसमें क्या गलती है। क्वेश्चन में कहता है a-2b 8 के बराबर है, 2ab मेरा 9 के बराबर है, और हमें a+2b की वैल्यू बतानी है। कैसे सोल्व करेंगे, बेसिक मैं डायरेक्ट मेथड लिख रहा हूं इसका लिखने का। 2b यहाँ पे है, 2b का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है, और 2b की फॉर्म में यहाँ पे पूछा है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या मान सकता हूँ जिससे सिली मिस्टेक ना हो, 2b को मैं मान लेता हूँ उसे a है और इसे यहाँ पे मान लेता हूँ x, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर इसे x मान लिया तो मैं कह सकता हूँ a-x किसके बराबर है, 8 के बराबर है। 2b यहाँ पे x मान लिया तो ax मेरा किसके बराबर है, ये मेरा 9 के बराबर है, और मेरे पास a+x का मान हमें क्या करना है, निकालना है। हमें पता है अगर a-x और ax का मान पता हो तो a+x होता है प्लस माइनस अंडर रूट में a-x की पावर 4, सॉरी a-x की पावर 2, और यहाँ पे माइनस से हम प्लस में जा रहे हैं तो यहाँ पे आएगा +4ax। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसे निकालने का, ये हमने कई बार पढ़ा है अलजेब्रा के अंदर। तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट, a-1 का मान क्या है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और ये 4 इंटू 9 ये हो जाएगा 36, और आंसर आएगा +-10। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर, अभी तो फिलहाल मैं बी के साथ जा रहा हूं, लेकिन एसएससी को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, एसएससी अगर यहाँ पे ये मेंशन कर देता कि यार ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर इतना भी मेंशन कर देता एसएससी, तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या होता, फिर ये +10 ही होता, या ए और बी दोनों को दे देता कि ए भी ग्रेटर देन 0 है,
तो फिर +10 होता, अदरवाइज इसका ±10 आंसर आएगा। अब कैसे आएगा, कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा तो +10 ही आ रहा है, मैं वैल्यू पुटिंग करके कर रहा हूं। जनरली आप बेसिक से सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ए और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, और उसके अंदर आपके दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए और दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स आएंगी। अगर मैं बताऊं किस किस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, आप ध्यान दीजिए, सभी लोग यहां तक तो आराम से पहुंच जाएंगे। वो कहेंगे सर सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ए को क्या मान लू 1 मान लू, और बी को 1/2 मान लू, या फिर एक्स को क्या मान लू, ए को मैं मान लू यहाँ पे 9 सॉरी, और जो ये एक्स माना है डेट इज 2b के बराबर, एक्स को क्या मान लू मैं, एक्स को यहाँ पे मान लू मैं 1, तो 9 - 1 इज 8, 9 × 1 इज 9, सीधा सीधा दिख रहा है। तो इसका मतलब x क्या हो गया, सॉरी a क्या हो गया, a 9 हो गया, और b मेरा क्या हो गया, x को अगर 1 माना है तो b क्या हो जाएगा 1/2, इस पे सेटिस्फाई कर जाएगा। दूसरा केस जो बन सकता है, शायद आपका उस पे ध्यान ना जाए, एक और वैल्यू होगी जिसपे ये सेटिस्फाई कर सकता है, अगर हम चीजों को थोड़ा सा नेगेटिव में लेके जाएं। अगर मैं नेगेटिव में लेके जाऊं, अगर मैं b को मान लू -9/2 और a को मान लू मैं -1, अब करके देखिए आप क्या आंसर आएगा। -1 -2 -2 में -9/2 आपको 80 मिलेगा, 2 × में -1 × में -9/2 ये भी आपको 9 ही मिलेगा। और यहां पे अगर आप पुट करेंगे दोनों नेगेटिव वैल्यूज को, तो -1 + 2 × में -9/2 ये आंसर क्या दे देगा मुझे, -10 दे देगा। तो -10 भी ये आपका आंसर आ सकता है। तो ये दो केसेस बनेंगे अगर आप बेसिक से सोल्व करेंगे तो इसे, ठीक है। तो अभी बेसिक से कैसे सोल्व करना है उस पर नहीं जाना, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होता है, इस फॉर्मूले को याद रखिए। मैं एक बार दोनों फॉर्मूले आप लोगों के लिए ए और बी की टर्म्स में लिख देता हूं, जिससे कि आपको अच्छे से याद आ जाए। मेरे पास फॉर्मूला होता है, अगर x और y की फॉर्म में लिखूं, x + y होता है मेरे पास ±√x - y का होल स्क्वायर + 4xy। अगर मुझसे पूछे x - y, तो x - y होता है ±√x + y का होल स्क्वायर और -4xy। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अगर प्लस वाला निकालना हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर माइनस वाला निकालना हो तो यहाँ पे माइनस आएगा फॉर्मूले में। क्लियर? चले आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। x का मान हमें ये दे रखा है, हमें x की पावर -1/2 बतानी है कि क्या होगी। अब इसे भी सिंप्लीफिकेशन में डाल सकते थे, पता नहीं यहाँ पे एवरेज में टीम ने क्यों डाला, मतलब इसमें अलजेब्रा में। देखो मुझे क्या बताना है, सबसे पहले तो ये x दे रखा है, 3/2 की पावर 2 है और 2/3 की पावर -4 है। जब भी पावर माइनस में होती है तो क्या करते हैं, माइनस हटाने के लिए रेसिप्रोकल। तो x क्या हो जाएगा मेरा 3/2 की पावर 2, और इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 3/2 की पावर ये 4 ही आ जाएगा मेरे पास, जिसे मैं लिख सकता हूं। अब क्योंकि बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लीकेशन में ऐड, तो 3/2 की पावर 2 + 4 दैट इज 6। अब इसकी पावर 1/2 अगर मुझे करनी है माइनस में, तो इस पूरे की पावर भी मुझे -1/2 करनी, -2 करनी पड़ेगी, और इसकी भी पावर क्या करनी पड़ेगी, -2 करनी पड़ेगी। -2 करने का मतलब है कि पावर में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पावर में मैं इंटू में -2 कर रहा हूं। तो पावर क्या हो जाएगी 6 × 2 दैट इज 12, और माइनस का है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा फिर से, तो ये आ जाएगा 2/3 की पावर -12। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर हो गया? सॉरी -12 था लेकिन रेसिप्रोकल कर दिया तो 2/3 की पावर 12। चलें अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये रेशियो में भी डाला जा सकता था लेकिन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है तो अलजेब्रा में डाल दिया, वरना इसे रेशियो का भी क्वेश्चन मान सकते थे, अर्थमेटिक में ये चीज पढ़ाई जाती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में कहता है ए और बी के पास कुछ ऑरेंजेस हैं। ए बी से कहता है कि अगर तुम मुझे 10 ऑरेंजेस दे दो तो मेरे पास तुमसे जितने भी ऑरेंजेस तुम्हारे पास बचेंगे उसके 2 गुना होंगे। अब इसका मतलब क्या है, कैसे लिखते हैं इसे, ए और बी के पास इनिशियली कुछ ऑरेंजेस रहे होंगे। ए ने कहा बी से कि तुम मुझे 10 ऑरेंजेस दे दो, अगर बी 10 ऑरेंजेस देगा तो बी के 10 कम हो जाएंगे और ए के 10 बढ़ जाएंगे।
अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो होगा ये कि ए के पास जो ऑरेंजेस होंगे वो बी के जो अभी ऑरेंजेस हैं उसके क्या होंगे, 2 गुना होंगे। पहली स्टेटमेंट की इक्वेशन बन गई। आगे बढ़ते हैं। बी कहता है इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। कि अगर ए क्या कर दे, अपने 10 ऑरेंजेस किसे दे दे, बी को दे दे, तो इन दोनों के पास जो ऑरेंजेस हैं वो बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो हमें बताना है ए के पास कितने ऑरेंजेस हैं। हमें निकालने हैं ए के, तो रिमूव किसे करना पड़ेगा, बी के रिमूव करना पड़ेगा। तो 2 इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करके या तो आप ये करिए कि ए को बी की टर्म्स में पुट कर दीजिए, यहां पे टाइम -10 इधर कर दूंगा तो बी प्लस 20 के बराबर ए आ जाएगा, और यहां पे पुट कर दूंगा तो बी प्लस 20 प्लस 10 ये किसके बराबर, ये 2b माइनस 20 के बराबर हो जाएगा। और यहां पे b बचेगा मेरे पास, और ये 20 इधर जाके 10 इंटू 2 20, तो ये हो जाएगा मेरे पास 50 के बराबर, 30 और 2 50। दिस विल बी माई आंसर। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, हमसे ए का पूछा है, सॉरी मैंने बी का निकाला है यहाँ पे, तो ए का कितना हो जाएगा, ए का है b प्लस 20, तो ए का हो जाएगा 70। वरना जनरली हम इसे ऐसे नहीं करते, मैं बीच में यहाँ पे b निकालने लग गया। हमें b की टर्म्स में नहीं देखना, हमें a की टर्म्स में देखना है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे b वाले को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में, और b यहाँ पे मेरे पास 2b है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करा तो कोई सी में से किसी को भी घटा दो, चलो मैं नीचे वाली में से ऊपर वाली को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 2b से 2b कट जाएगा, 20 माइनस -20 इधर आ जाएगा 40, 2a में से a को हटाऊंगा तो बचेगा a, -20 और -10 तो ये आ जाएगा -30, और a हो जाएगा मेरे पास 70। जो निकालना है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को जनरली सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे मैं चलता हूं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा सवाल पूछा गया था। ठीक, क्वेश्चन में क्या आता है, एक ही सवाल था ट्रिग्नोमेट्री का, जनरल ट्रिग्नोमेट्री का, बाकी हाइट एंड डिस्टेंस के हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, फटाफट से सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि हम किस तरीके से करेंगे। इस तरह के सवाल हमने क्लासेस में पहले किए हुए हैं। देखो कहता है कि कोट स्क्वायर ए प्लस कोट की पावर 4a प्लस कोट स्क्वायर ए, ये 1 के बराबर है। तो हमें कोस की पावर 4a माइनस 3 कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि भैया यहाँ पे कोस की टर्म्स में है, तो इसे कोस में कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, तो कोई भी वैल्यू, एक ही वैल्यू अपनी मर्जी से हम एज्यूम भी नहीं कर सकते, बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो कोट स्क्वायर ए है यहाँ पे मेरे पास, तो मैं कोट स्क्वायर ए अगर इसमें कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू 1। कोट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए, अब मेन काम क्या होता है, हमें साइन और कोस में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे कोस में दे रखा है, साइन और कोस में हम कंफर्टेबल भी रहते हैं। कोट स्क्वायर ए होगा मेरे पास कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे मेरे पास कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो मेरे पास रिलेशन निकल के आया कि कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, साइन की पावर 4a के बराबर होगा। यह रिलेशनशिप हमने देखी। अब या तो हमारे पास क्या हो, कोस की पावर 4a है, सबको साइन में कन्वर्ट कर दूं या सबको कोस में कन्वर्ट करके सोल्व, कोस में तो दे ही रखा है, सोल्व करने की कोशिश करूं तो थोड़ी सी हमारे लिए कंफ्यूजन बन सकती है। तो एक काम करते हैं, मैं इसे ट्राई करता हूं, हो सकता है मेथड थोड़ा लंबा चला जाए। कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है, साइन की पावर 4a के, तो वो कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं। तो इसे मैं लिखता हूं कोस की पावर 4, कोस की जगह c लिखो और साइन की जगह s लिखो, जिससे कि थोड़ा सा टाइम बच जाए। कोस 4 माइनस 3 साइन 4। इसे अगर थोड़ा सा ब्रेक कर लिया जाए, क्या मैं इसे कोस 4 माइनस साइन 4 माइनस 2 साइन 4 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्यों किया है वो भी आपको धीरे धीरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं देखता हूं यहाँ पे कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 क्या होता है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर, यही होगा। और यहाँ पे मेरे पास -2 साइन की पावर 4 है। इसे अगर साइन को दोबारा से कोस में कन्वर्ट कर दिया जाए, कर सकते हैं वरना अभी देख लो, ठीक है। ये तो हो जाएगा 1, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है बचा मेरे पास, और -2 साइन की पावर 4 है। अब साइन की पावर 4 का हमें क्या करना है, इसे कोस में कन्वर्ट कर लो, तो ये -2 कोस स्क्वायर ही बचेगा। सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा ये माइनस का कोस स्क्वायर -2 कोस स्क्वायर, डेट इज माइनस का कोस स्क्वायर, और माइनस को कॉमन ले लूं तो ये बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इस तरह के क्वेश्चन कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्योंकि बेसिक लगा के हमें सोल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा जो अच्छे सवालों में से एक है, ऑल्दो मुश्किल नहीं है, इस तरह के सवाल आप प्रैक्टिस करते ही एग्जाम के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल आ जाता है यहाँ पे। तो ये ठीक सवालों में से एक था जो अब तक का मुझे लगा कि जहां पे बच्चा पहली बार फंसेगा, ये वो क्वेश्चन था अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे उनमें। चलूं क्या आगे मैं? बहुत अच्छे विक्रांत। इसमें एक बार सर्च करना, देखना इसमें कोई और मेथड भी पॉसिबल है, हो सकता है ये राइट हैंड साइड वाला जो मैंने मेथड किया इससे भी बेटर मेथड से जल्दी आ रहा हो आंसर। अभी मैंने जो दिखा मुझे उस हिसाब से मैंने डायरेक्टली ये सोल्व कर दिया, ठीक। अगर थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाया जाए तो हो सकता है एक बेटर मेथड और मिल जाए इसे सोल्व करने का। अब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हम करेंगे। देखो क्वेश्चन में कहता है एक पोल है, वो क्या है, वर्टिकली एक ग्राउंड पे खड़ा है। एक पोल वर्टिकली एक ग्राउंड पे खड़ा है, और किससे जुड़ा हुआ है वो, एक वायर से ग्राउंड से कनेक्टेड है। वायर की लेंथ हमें दे रखी है कितनी, 12 मीटर की, जो इसके टॉप पे बंधी हुई है। वायर जो एंगल बना रही है पोल के साथ वो कितना बना रही है, वो 30 डिग्री बना रही है। तो हमें बताना है हाइट ऑफ पोल क्या रही होगी, ये हाइट हमें निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप चाहें तो यहाँ पे अगर इस एंगल से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को जोड़ता है साइन, तो साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका आंसर निकल सकता है, ठीक है। आप कहेंगे सर बेसिक से साइन 30 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 12, आपका आंसर आ जाएगा। जो ऑल्दो हम ये सब काम नहीं करते हैं अब, क्योंकि इस लेवल पे हम मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हैं तो ये सब बच्चों वाली चीजें नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे। हमें पता है जब 30 रेशियो यहाँ पे दे रखा होता है, 30 डिग्री एंगल होता है, तो अगर ये मेरा 1 रेशियो होता है तो ये √3 रेशियो होता है, और ये मेरा 2 रेशियो होता है, ये मुझे डायरेक्टली पता होता है। और अगर 2 रेशियो 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 6 को रिप्रेजेंट करेगा। 2 × 6 12, तो 1 × 6 6। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चलें अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पढ़िए फटाफट से क्वेश्चन को कि क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या कहता है, मेरे पास एक टावर है। क्या है, एक टावर है जो कि अगर ग्राउंड से बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो इसकी शैडो पड़ती है सन की वजह से, जो इसकी शैडो बनेगी, सन मेरे पास यहाँ पे कहीं रहेगा, तो इसकी वजह से जो इसकी शैडो बनेगी, अगर सन का एंगल 30 डिग्री होता है और जब 45 डिग्री होता है तो उसके बीच का डिफरेंस शैडो का 40 मीटर के बराबर होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मान लो ये सन है, एक बार एंगल सन बनाएगा क्या, 30 डिग्री का मान लो एंगल बनाएगा, एक बार एंगल बनाएगा किसका, से 45 डिग्री का। तो जो शैडो बनेगी, शैडो का जो डिफरेंस है लेंथ का, वो 40 मीटर दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि हाइट क्या होगी इस टावर की। कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं, मैं पूरा कंसेप्ट समझाता हूं। सबसे पहले हम अंदर के छोटे वाले ट्रायंगल को देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री के केस में क्या होता है, जो हाइट होती है और जो बेस होता है उसका रेशियो क्या हो जाता है, बिल्कुल सेम हो जाता है, 1:1, और ये मेरा √2 कहलाता है, जिस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा अगर ये पोल की हाइट h है
तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी मेरी h के बराबर होगी। अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल को देखूं, अगर इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखूं तो इसमें एंगल है 30 डिग्री। 30 डिग्री के केस में क्या होता है, अगर ये 1 रेशियो है तो ये वाला बेस क्या होता है, √3 रेशियो होता है। तो अगर ये h है मेरे पास बेस, तो ये क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। h माइनस √3h, ये किसके, √3h माइनस h किसके बराबर, 40 के। तो मैं लिखूंगा √3h माइनस h किसके बराबर, 40 के। सोल्व करके हमें h का मान बताना है। तो h √3 माइनस 1 कॉमन आएगा जो कि 40 के नीचे चला जाएगा, और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और मेरे पास जो वैल्यू आएगी नीचे √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये नीचे तो बचेगा 2 और 40 और यहाँ पे √3 प्लस 1, और ये 40 से 2 को डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 20। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर, ये समझाने में टाइम लगा है, करने में सेकंड सी लगती है इस तरह के सवाल को। अगला सवाल मेरे पास इसी तरीके का है, कहता है मेरे पास एक टावर है, इलेक्ट्रिक पोल है, सॉरी। एक आदमी ने इसे 2 पॉइंट से ऑब्जर्व किया। एक पॉइंट हो सकता है P रहा हो और एक पॉइंट हो सकता है कि Q रहा हो, ठीक है। P पॉइंट से जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, और Q पॉइंट से जो एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। P और Q पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 10 मीटर की है। तो हमें बताना है कि हाइट ऑफ पोल क्या रहेगी, हाइट निकालनी है। किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हमें पता है, आप ध्यान से समझिएगा। अगर हाइट निकालनी, सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल को फिर से हम देखेंगे, डेट इज 60, ठीक है। जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ अलग है क्या इसके अंदर, नहीं, बस एंगल्स डिफरेंट हो गए। अगर हाइट ये है, छोटे वाले ट्राइंगल को देखूं, 60 डिग्री के केस में मुझे पता है अगर ये 1 रेशियो होता है तो ये √3 रेशियो होता है, और ये 2 रेशियो होता है। बस रिवाइज करा रहा हूं, ये 2 का जरूरत नहीं है। तो अगर √3 रेशियो h को रिप्रेजेंट करेगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या ये h/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मैं बड़े वाले अगर ट्राइंगल को देखूं इसे, तो ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री में अगेन क्या होता है, अगर ये h है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये मेरे पास √3h हो जाएगा, या h√3 कह लो आप। हमें बतानी है हाइट ऑफ द टावर। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास h√3 माइनस h/√3, ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। तो 3h माइनस h डेट इज 2h, ये 10√3 के बराबर आ जाएगा, और h का मान आ जाएगा मेरे पास 5√3। क्लियर है, दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले। ज्योमेट्री के भी बहुत सिंपल सवाल पूछे गए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, एंगल बेस्ड सवाल है। फटाफट से हम सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहता है दो ट्राइंगल्स एबीसी और पीक्यूआर क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी। और सीक्वेंस मैटर करता है, ए बी सी लिखा है तो ए की जगह आएगा पी, बी की जगह आएगा क्यू, और सी की जगह आएगा आर। ये दोनों दूसरे के क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के कॉपी पेस्ट है। आगे कहता है एंगल ए एंगल पी के बराबर है, इट इज 90। तो ये 90 तो ये भी 90 हो गया। बीसी किसके बराबर है, 29 सेंटीमीटर। तो बीसी 29 है, इसके सामने वाला तो ये भी क्यू आर भी क्या होगा, 29 होगा, मैंने लिख दिया। आगे कहता है पी आर 21 है। अगर पी आर की बात करूं ये 21 है तो यहाँ पे ये भी 21 होगा, मैंने ये भी लिख दिया। हमसे पूछता है कि ए बी का मान बता दो, ये वाली वैल्यू बतानी है। तो क्या आंसर आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, हाइपोटेन्यूज 29, ये 21, तो ये कितना होगा, 20 होगा या नहीं होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 20, 21 और 29 पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं या नहीं बनाते। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज है 29, ये 21, तो ये क्या आएगा 20। क्वेश्चन हो गया खत्म।
कुछ नहीं करना, जो चीजें पढ़ी हुई हैं वो आराम से लिखो और सोल्व करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे मैं चलता हूं। कहता है एक ट्राइंगल एबीसी है, एंगल ए दे रखा है, एंगल सी दे रखा है, ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर है एबीसी के, तो हमें क्रॉस एंगल क्यों बताना है कि क्या होगा। अब कैसे करेंगे, अब सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एंगल बराबर हो जाते हैं। एंगल क्यू बनाना है तो मैं डायरेक्टली पी क्यू आर लिख देता हूं। एंगल क्यू हमें फाइंड आउट करना है। अगर एबीसी पी क्यू आर सिमिलर है तो यहां पे एंगल ए, यहां पे ए स्टार्टिंग में है तो पी स्टार्टिंग में होगा, एंगल पी कितना हो गया 85 हो गया। यहाँ पे फिर मेरे पास क्या है, सी दे रखा है, यहाँ पे सी कहाँ पे लास्ट में है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है आर, तो ये हो गया मेरे पास 58 डिग्री। तो ये एंगल बताना है, एंगल क्यों कितना होगा। कर लो सोल्व। ये 180 तीनों का सम होगा एंगल्स का, इसमें से अगर इन दोनों एंगल का सम घटा दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, यूनिट डिजिट भी डिफरेंट है, यूनिट डिजिट से कर लो। 8 5 13, 3 घटाऊंगा 0 में से तो आएगा यूनिट डिजिट 7। 7 किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो यही आंसर। चले आगे, लिख लिख के बस मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूं, वरना ये चीजें डायरेक्ट भी करी जा सकती हैं। अब अगला सवाल मेरे पास ये आता है, ये थोड़ा ठीक ठाक बनाने की कोशिश करी, टाइम कंज्यूमिंग सवाल बनाने की कोशिश करी बेसिकली। यहां पे हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, क्या रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट सच नहीं है ये बता दो, तो इसमें टाइम लगा होगा बच्चों को, ऑल्दो सवाल मुश्किल नहीं है। कहता है द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द लार्जेस्ट साइड एल ऑलवेज हैज एन एरिया लेस देन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मेरे पास कोई भी अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूं, तो मैंने एक ऐसे ही ट्राइंगल बनाया जिसकी लार्जेस्ट साइड कह रहा है कि एल है, जिसकी लार्जेस्ट साइड क्या है से एल है, तो इसका एरिया हमेशा क्या होगा, एल स्क्वायर बाय 2 से छोटा होगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्यों सही है ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, और अगर जो लार्जेस्ट साइड है उसे मैं बेस बना लूं तो हाफ इंटू में लार्जेस्ट साइड दैट इज बेस और इंटू में हाइट आएगा। अब जो हाइट है मेरी कभी भी ये इसके बराबर नहीं हो सकती, इससे हमेशा छोटी ही रहेगी। क्यों इससे छोटी रहेगी, इसका रीजन आप समझिएगा कि जैसे ही मैंने ये लार्जेस्ट साइड बनाई तो हाइट इससे हमेशा छोटी होती है। जैसे मान लो मैंने यहां पे हाइट रखी है, परपेंडिकुलर डाला, हाइट बना दी। आप कहोगे सर एल साइज की हाइट बना दो, मैंने कहा चलो आपकी मान लेता हूं मैं, एल साइज की लार्जेस्ट साइड ये मानी थी मैंने ट्राइंगल की, और इसकी हाइट भी एल कर दी। अगर ये हाइट एल कर दी तो ये लार्जेस्ट साइड रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ये होगा। हाइपोटेन्यूस तो परपेंडिकुलर या बेस से बड़ा होता है, तो ये वाली साइड तो मेरी क्या हो जाएगी, एल से बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन हमने मानी वो फुलफिल नहीं हुई। ऐसे ही इधर देखूंगा तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो जो ये वाला मान है, ये हाइट जो है हमेशा एल से छोटी ही रहेगी। क्लियर हो गया। अगर ये चीज आप, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि एग्जाम में अगर आपने इस तरह की चीजें नहीं पढ़ी तो डायरेक्टली आप खुद से दिमाग लगा के सोचो कि क्या ये सच हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मुझे समझ में आया कि भैया लार्जेस्ट साइड के जो साथ हाइट अगर मैं बनाऊंगा ट्राइंगल के अंदर, वो हाइट क्या होती है, छोटी होती है लार्जेस्ट साइड से। ठीक है, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन अभी उस पर जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमें समझना है कि क्या ये ट्रू है। तो हमने कहा कि जो हाइट होगी ये एल से छोटी होगी, तो जो एरिया होगा वो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से क्या होगा, छोटा होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा हर चीज का आपको लॉजिक नहीं मिलेगा, हर चीज के पीछे का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके पास हो सकता है एग्जाम में ना हो, लेकिन आपको अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना है कि क्या ये पॉसिबल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। कहता है एक ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं 13, 5 और 12, तो इसके 2 एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे। बिल्कुल सही है, क्यों 2 एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे, हमें पता है 13, 5 और 12 तो क्या है, ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो मतलब ये क्या बनाता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। एक 13 होगा तो एक 5 और एक 12 होगा। अगर ऐसी चीजें हैं तो ये एंगल और ये एंगल तो एक्यूट एंगल ही होंगे, होंगे या नहीं होंगे। एक 90 डिग्री हो गया तो बिल्कुल ठीक है ये वाली स्टेटमेंट भी। तीसरी स्टेटमेंट पे आता हूं, द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल हैज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट ट्राइंगल। बिल्कुल सही है ये भी। ये हम प्रॉपर्टी पूरी मीडियंस के अंदर बहुत डिटेल में ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा हो और उसके अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैं एक दूसरा ट्राइंगल बना लूं,
ये ए बी सी ट्राइंगल है और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर मैंने दूसरा ट्राइंगल बनाया दैट इज पी क्यू आर, तो जो छोटे वाला ट्राइंगल होता है ना, इसका एरिया ये छोटे वाले ट्राइंगल से 4 इक्वल ट्राइंगल्स में बांटता है। तो इसका एरिया भी अगर ए है तो इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा और इसका भी एरिया ए होगा। और ये चारों ट्राइंगल्स आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। ये चीज भी मैंने बताई है आपको, ठीक है। ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल भी आती है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल आएगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल आएगी। बहुत डिटेल में इसके ऊपर हमने बात की हुई है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये कि बिल्कुल ट्रू है। तो टोटल एरिया क्या हो गया 4a, इस वाले का एरिया हो गया a, तो क्या हो गया 1/4 हो गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कहता है एरिया ऑफ एन isosceles ट्राइंगल विद साइड्स 2a, 2a एंड 3a इज 3√3a² डिवाइडेड बाय 2। isosceles ट्राइंगल का जो एरिया बनेगा इन तीनों साइड को यूज करके वो ये बनेगा। ये वाली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पहली तीनों सही हो गई तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो ही जाएंगे, वरना आप इसे बेसिक से सोल्व कर सकते हैं। आपको हीरोन्स फॉर्मूला पता है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए और अपना डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर साइड 2a, 2a और 3a है तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 7a/2 हो जाएगा, है ना, या फिर 3.5 है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या होता है सेमी पेरीमीटर दैट इज 3.5a, 3.5a में से फिर एक एक करके सेमी पेरीमीटर से तीनों साइड घटाते हैं, तो 3.5a माइनस 2a दैट इज 1.5a, फिर अगेन 1.5a और यहाँ पे 3a घटाऊंगा तो 0.5a, ये वैल्यू आएगी मेरे पास। तो बाहर निकालूंगा तो a² तो मेरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहां से 1.5 भी बाहर निकलेगा जिसे मैं 3/2 लिख सकता हूं, और 3.5 में से और 0.5 में से 0.5 को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा 1/2 और रूट में अंदर आ जाएगा 7। तो मेरा जो बचेगा ये बचेगा 3/4, a² सॉरी बाहर आया था, दिस विल बी माई आंसर। तो यहां पे क्या है गलती है। बल्कि आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, जैसे ही आपने देखा कि यार ये मेरे पास क्या सेमी पेरीमीटर क्या है 3.5 दैट इज 7/2 है, तो हम जब हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं मुझे पता है s तो मल्टीप्लाई होता ही है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 7 तो आएगा, या तो 7 रूट से बाहर निकल जाएगा या अंदर रहेगा 7। यहाँ पे तो कहीं भी 7 नहीं है, तो मेरा आंसर ये हो ही नहीं सकता। आप ये चीज देखते ही कह सकते थे, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड बिल्कुल सिंपल सा सवाल बना दिया इन्होंने। कह रहे हैं एक ट्राइंगल है XYZ, अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं यहां पे क्या X, Y और Z, जिसमें XY मुझे 5 दे रखा है, XZ मुझे कितना दे रखा है 7, और आगे कहता है Q एक पॉइंट है YZ के ऊपर, यहां पे एक पॉइंट है Q, कुछ इस तरीके से कि QX बाइसेक्ट X। QX अगर मैं यहां से बनाऊं तो ये क्या करता है X को बाइसेक्ट करता है, तो हमारे पास YQ रेशियो QZ क्या होगा, यही तो हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाया जाए तो जो रेशियो इस साइड और इस साइड का होगा वही रेशियो इस साइड और इस साइड का होगा। तो ये 5:7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5:7। हमसे QY और QZ पूछा है तो 5:7, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। खत्म। थ्योरम लिख देता हूं मैं आपके लिए, XY डिवाइडेड बाय XZ ये बराबर होता है QY डिवाइडेड बाय QZ के। अगले सवाल पे अब मैं चलता हूं। अभी काफी सारे सवाल हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। आज 60 क्वेश्चन इस क्लास में कराने, जब तक खत्म नहीं होंगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में कहता है अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो डिफरेंस बिटवीन टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये हमें दे रखा है 40 डिग्री। तो हमें स्मॉलेस्ट एंगल बताना है दोनों इंटीरियर एंगल्स में। अब इस क्वेश्चन को चाहो तो आप डायग्राम बना के करो, वरना नहीं भी डायग्राम बनाते तो भी डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं तो आपको याद आ जाएगा अगर आप भूल रहे हो।
मेरे पास अगर दो पैरेलल लाइन दे रखी हो तो ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन होती है, जो उन्हें इस तरीके से काटते हुए जाए। ठीक है, अगर इसके इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो दो इंटीरियर एंगल्स आप चाहें तो ये दोनों एंगल्स ले लें, इन्हें इंटीरियर एंगल्स कह सकता हूं मैं, या फिर मैं इन दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स कह सकता हूं। ठीक है, तो जो इनके दो इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल के, जो सेम साइड पे पड़ रहे हैं, इनका सम हमें पता है क्या होता है। अगर इसे x मान लूं, इसे y मान लूं, तो इन दोनों का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है। इनका डिफरेंस हमसे कहा गया है कि 40 डिग्री है, तो x प्लस वाई मेरे पास 180 है, x माइनस वाई हमें कहा गया है कि 40 डिग्री है। हमें बताना है छोटा एंगल बता दो। छोटा मैंने y को माना है यहाँ पे, तो y कैसे निकालेंगे, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा दूंगा तो मेरे पास 2y किसके बराबर आ जाएगा, 140 के, और y का मान कितना आ जाएगा, 70। ये डायरेक्टली कर सकते थे, जैसे मैंने 40 देखा एग्जाम में होता तो 40 और 180। ठीक है, 180 में से 40 को घटाया, बचा 140, भाग दो 70। ना मैं कोई डायग्राम बनाता, ना कोई पेन चलाता, डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर 70 मार्क किया जा सकता था। ठीक है, चलूंगे आगे अब मैं। ठीक है, वन लाइनर ज्योमेट्री के भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है अभी तक मिला जिसमें 1 मिनट से ज्यादा लग जाए पढ़ के पूरा सोल्व करने में भी। अब देखो ये कितना आसान सा सवाल पूछा है। कहता है कि दो एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के, वो 3:7 में दे रखे हैं, इन दोनों के सम कर दिया जाए तो वो थर्ड एंगल के इक्वल बन जाता है। तो हमें बताना है स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। तो तीनों ट्राइंगल बना, तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, पहला एंगल है 3, दूसरा एंगल है 7, और तीसरा एंगल है क्या, 3 + 7। हमें स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। तो रेशियो अगर मैं निकालूं तो 3, 7 और 10 हो गया, कंबाइन कर देंगे तो 20 रेशियो। तीनों एंगल्स का योग कितना होता है ट्राइंगल में, 180 डिग्री। तो 1 रेशियो 9 के बराबर आ गया। अगर 1 रेशियो 9 के बराबर तो स्मॉलेस्ट कितना हो गया, 3 × 9 दैट इज 27। क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूं। मेंसुरेशन पे आ चुके हैं। अब देखो मेंसुरेशन में क्या क्वेश्चन है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल का डायमीटर इतना है, तो हमें वॉल्यूम बतानी होगी। हेमिस्फेयर किस तरीके का होता है, इस तरीके की फिगर होती है, कटोरी जैसी हमारी। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। हमें क्या दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2। रेडियस का क्यूब है तो 21/2 इंटू 21/2 इंटू में 21/2, 2/3, और पाई है 22/7। चाहे तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन की मदद से कि इसका मल्टीपल होता है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ इस फेयर में कि वॉल्यूम आएगी तो हमेशा इसका मल्टीपल मिलेगा। तो मल्टीपल चेक करके भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक से अगर मैं आंसर निकालूंगा तो जल्दी आ जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कि 3 और 7 से 21 कट जाएगा, 2 से 2 गया, इस 2 से काटूंगा तो 11 आ जाएगा। अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। 21 इंटू 21 का स्क्वायर 441 मुझे पता है। 11 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए बहुत आसान होता है, तो पहले 1 आएगा, 1 और 4 5 आएगा, 4 और 4 8 आएगा, और लास्ट में बच जाएगा 4, और डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो 2425.5 ये मेरा आंसर आ गया। 2425.5 ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करा ज्यादा, हमने डायरेक्टली अपना आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक स्फीयर का जो डायमीटर है वो 30% से इंक्रीज कर गया, तो वॉल्यूम में क्या इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम स्फीयर की होती है मेरे पास 4/3 πr³। ये सब तो पार्ट है कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंडेंट है वॉल्यूम, रेडियस के क्यूब पे। तो अगर मैं वॉल्यूम कितनी इंक्रीज होगी ये बताना है, तो वॉल्यूम न्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ओल्ड की बात करूंगा, तो रेडियस कितना बढ़ गया, 30%। तो पहले अगर 10 था तो कितना हो गया, 13 हो गया। कांस्टेंट टर्म रेशियो में कट जाएंगे तो रेडियस का क्यूब पे डिपेंडेंट है, तो ये मेरे पास वॉल्यूम ओल्ड और वॉल्यूम न्यू आ जाएगा। 13 का क्यूब कितना होता है, 2197, हम सबको पता है, याद करते हैं क्यूब्स। ये है 1000 से कितना ज्यादा है, 1197 ज्यादा है। 1000 से इतना ज्यादा है तो 100 से कितना ज्यादा होगा, एक जीरो हटाई, पॉइंट लगाया, और यहां पे भी पॉइंट लग जाएगा। तो मेरी वॉल्यूम कितनी बढ़ गई, 100 से 119.7 बढ़ गई। कितने परसेंट बढ़ गई, 119.7% बढ़ गई। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, डायरेक्टली आप कर सकते थे, वरना अगर आप ऑप्शन से भी करते, देखो 30% बढ़ रहा है, 3 बार इफेक्टिव 30 30 30 लेते तब भी आपका आंसर आ जाता। 3 बार वालों का फॉर्मूला लग जाते हैं, तो 30 × 3
प्लस 3 इंटू में 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 30 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10,000, ये करते तब भी आप आंसर निकाल सकते थे, बाकी इसकी जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली हमारा इससे आ रहा है आंसर 1 सेकंड के अंदर, तो क्यों दिमाग लगाना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रेडियस और हाइट एक सर्कुलर कोन की हमने 25% से इंक्रीज कर दी, तो हमें बताना है वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। अगेन सेम मेथड में यूज करने जा रहा हूं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है π/3 r²h, तो π/3 तो कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम न्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ओल्ड करूंगा तो π/3 कट जाएगा, रेडियस ओल्ड रेडियस न्यू, इस तरह कैसे चीजें चलेंगी। रेडियस क्या करा हमने, रेडियस भी 25% बढ़ाई है, 25% मतलब 1/4, मतलब पहले 4 थी तो 1 बढ़ा के 5 हो जाएगी, रेडियस का स्क्वायर, और यहां पे आगे क्या है, हाइट भी 25% बढ़ी है तो 5/4, तो यह आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 64। हमें बताना है कितने इंक्रीज हुई है वॉल्यूम के अंदर, तो मेरे पास इंक्रीज कितने का है, 61 का इंक्रीज है, किस पे, 64 पे। परसेंटेज में निकालोगे तो सोल्व कर सकते हो, 61 डिवाइडेड बाय 64 इंटू में 100, और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। देखो 2 डिजिट्स भी निकाल ली, 94 है, 95 है, 93 है, 94 है, ठीक है, तो 4 वाली 2 वैल्यूज है, 5 वाली 1 है, 93 वाली 1 है, तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट से भी हो सकता है मेरा आंसर आ जाए। तो मैं डायरेक्टली करके देखता हूं, जैसे अगर मैं 610, आप चाहो तो इसे काट दो पहले, 4 से ये 25 आ जाएगा वो, वरना मैं काट नहीं रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 64 610 आएगा, कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा, मुझे पता है। 64 कम कर लेंगे तो मेरे पास गैप बचेगा 34 का, और 340 बचेगा, कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा क्या, बिल्कुल चला जाएगा, 95 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 95 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, तो यही मेरा आंसर करेक्ट होगा। क्लियर, चलें क्या आगे, पूरी कैलकुलेशन यहां पे भी नहीं करनी, 2 डिजिट तक करी, हमारा आंसर आ गया। बाकी दूसरा तरीका आप ये भी देख सकते थे, चलो छोड़ो उसे, कंफ्यूज ही हो गए बेकार, चलता हूं आगे, या चलो देख लो। देखो 61 और 64 कितना कम है, 64 से 61, क्योंकि दोनों वैल्यूज पास दिख रही हैं, 3 कम है, तो 3/64 इंटू में 100 करता मैं, और 100 में से घटा देता, तब भी तो मुझे आंसर मिल जाता अपना, कितने परसेंट की वैल्यू आएगी। और जैसे ही मैं 300/64 करता तो मुझे पता चलता कि 4 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, और 100 में से 4 पॉइंट समथिंग कुछ घटाऊंगा तो ये 95 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जिससे कि मैं अपना आंसर डायरेक्टली बता सकता था। क्या ये चीज क्लियर है, क्योंकि 300 को 64 से करूंगा, 5 टाइम्स पूरा नहीं जा पाएगा, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो इस तरीके से भी आप देख सकते थे। जब ये तरीका कब हम यूज करते हैं, जब ये दोनों वैल्यूज बहुत नजदीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, एक होलो क्यूब है जो कि पेपर से बनाई गई है, और उस क्यूब का वॉल्यूम है इतना, तो हमें बताना है कि पेपर कितना यूज हुआ होगा इस क्यूब को बनाने के लिए। अगर मैं क्यूब की बात करूं, जो मेरी इस तरीके की क्यूब होती है, इसका अगर साइड ए है तो हमें पता है इसकी वॉल्यूम होती है ए क्यूब, तो वॉल्यूम कितनी दे रखी है यहाँ पे 512, तो मैं कह सकता हूं साइड कितनी हो जाएगी, ये 8 का स्क्वायर होता है तो साइड आ गई 8। अब कितना पेपर लगा हुआ इसे बनाने के लिए, वो बात हो रही है यहाँ पे, मतलब टोटल सरफेस एरिया वो बताता है पेपर कितना लगा। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू में 8 स्क्वायर मतलब 6 इंटू में 64, और मेरा आंसर यहाँ पे यूनिट डिजिट 236 और 339, 392 मेरा, कुछ गलती कर दी, 6 4 जा 24, सॉरी 2 कैरी फॉरवर्ड होगा तो 384, ये मेरा आंसर आएगा। यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते थे कि 8 का 4 6 जा 24, बाकी 3 की सेम थी तो मैंने यूनिट डिजिट पे इतना ध्यान नहीं दिया, सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली हो सकता था, तो इतना ऑप्शन पे जाने की जरूरत लगी नहीं। ये है हमारे पास प्रिज्म से रिलेटेड सवाल, कहता है द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड मेजरिंग 4 सेंटीमीटर। हाँ, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है हमें 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें बताना है वॉल्यूम क्या होगी। प्रिज्म है, बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है ये, हाइट हमें नहीं दे रखी, लेटरल सरफेस एरिया हमें दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें वॉल्यूम बतानी है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म क्या होता है, ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट,
दिस इज लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाली, ये वाले जो फेसिस हैं इनका एरिया। तो वो कैसे मिलेगा, दिस इंटू दिस कर दूंगा तो रेक्टेंगल्स बनते हैं ये, तो दिस इंटू हाइट कर दूंगा तो आ गया दिस इंटू हाइट, ये वाली साइड इंटू हाइट और ये वाली साइड इंटू हाइट। अगर इन तीनों साइड को ऐड कर दिया जाए तो पेरीमीटर बन गया इंटू में हाइट। तो ये पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है बेस पे, तो 4 इंटू 3 इंटू में हाइट ये हो गया 120, और मेरे पास सबसे पहले तो मैंने हाइट निकाल ली, डेट इज 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, इसके अंदर वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, और एरिया ऑफ बेस क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर जो कि 4 ही है, और इंटू में हाइट कितनी आई है 10, तो 4√3 इंटू 10 डेट इज 40√3, ये मेरी क्या आ जाएगी, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। आई होप ये चीज भी आप लोगों की क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है मेरे पास। जब रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात की जाए समझ लेना क्या बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की घनाभ की बात कर रहे हैं, जिसकी मेजरमेंट हमें दे रखी है 1.6 मीटर, 90 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। आगे कहता है इसके अंदर हमने केक्स रखे जिसकी डायमेंशन थी 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 40 मिलीमीटर। ये सारे केक जो केक्स हैं इसके अंदर हमें पैक करने हैं, टॉप केक्स। तो हमें बताना है कितने केक्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि भैया मान लो अगर n केक्स आएंगे तो n इंटू में वॉल्यूम ऑफ 1 केक वो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 6 इंटू 5, और मिलीमीटर कितना 40 मिलीमीटर है। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर को बनाते हैं, ध्यान रखना गलती नहीं करनी, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सारे n नंबर ऑफ केक्स मैंने किस में डाले, एक बॉक्स में। उस बॉक्स की वॉल्यूम क्या है 1.6 मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो 160 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये मेरे पास 60 हो जाएगा। सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। मेरे पास यहाँ पे 6 से काटूंगा तो ये 10 बचेगा, 5 चौक 20, 20 से काटूंगा तो ये मेरे पास बचेगा 8, 8 9 या 72 इंटू में 100, 7200 केक्स आ जाएंगे इस बॉक्स के अंदर। चलें आगे। प्रोबेबिलिटी के 2 सवाल पूछे गए थे, फटाफट से हम देखेंगे क्या से करने हैं। पहला सवाल है हमारे पास ये, ए और बी 2 इवेंट दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दे रखी है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दे रखी है ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटीग्रेशन बी हमें दे रखा है 1/4। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी। अब किस तरीके से करेंगे, या तो आपको फॉर्मूले वगैरह याद हो, वरना फॉर्मूले वगैरह जो ज्यादातर लोगों को याद नहीं रहते, तो बेसिक से आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एक बार कंसेप्ट सिखा देता हूं। देखो मैं मान लेता हूं ये है मेरे पास ए और ये मैं मान लेता हूं बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट बी ये है। जब हम नोट ए की बात करते हैं तो इसका मतलब ए ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ए ना होने की प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीजें आ जाएंगी मेरे पास, ये ठीक है। ध्यान से बस समझने की कोशिश करना, तो इस तरह के सवाल में कभी भी आप फंसोगे नहीं अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ए। आगे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग बी, तो बी ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं व्हाइट से मैं किसी और प्लेन से रेड से दिखाने की कोशिश करूं तो ये मेरा बी वाला सर्कल है, इससे बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो नोट बी हैं। तो अगर मैं देखूं इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी, वो क्या आएगा, तो आप देखेंगे ये वाला सर्कल नहीं आया, ये वाला सर्कल नहीं आया, तो ये बचा हुआ पोर्शन, अगर मैं येलो से ये वाला पोर्ट हटाऊं तो जो अभी मैंने येलो से चीजें हाईलाइट कर रखी हैं, ये वाला पोर्शन डिनोट करेगा मेरा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए नोट यूनियन ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। बाकी इसकी एक अलग से भी क्लास में दे दूंगा आपको, जिससे कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ये चीज निकाल पाए, डायरेक्टली थियोरेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से, जिससे कि आप कभी भी ना फंसे। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ए ना हो और बी भी ना हो, ठीक है, ए की होने की भी प्रोबेबिलिटी ना हो, बी की होने की भी ना प्रोबेबिलिटी हो, तो वो कौन सा केस होगा? वो केस होगा कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी को हम क्या मानते हैं? वन में से ए या बी के होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर दें? घटा दें। ये रिप्रेजेंट करेगा इस केस को। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी और ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो मतलब ए या बी होने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो वो क्या आएगा? वो होता है पी ए प्लस पी बी। ए के होने की प्रोबेबिलिटी, बी के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अब हमें 1 माइनस ए यूनियन बी बताना है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे? 1 माइनस, और इसमें इसको भी क्या कर देंगे? 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपना आंसर निकालने के लिए। तो मेरे पास आंसर आएगा, तो ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/4 माइनस में 3/8 और यहाँ पे माइनस में 1/2। एलसीएम अगर मैं लेना चाहूं तो ये मेरे पास 8 आ जाएगा, ये 8 है, ये 2 है, ये मेरे पास 3 है और ये मेरे पास 4 है। 8 और 2 10, 10 में से 7 गए 3/8। दिस विल बी माई आंसर। ए ना हो, बी भी ना हो, उनका कॉमन वैल्यू हमें बतानी है। इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब एंड। ए भी ना हो और बी भी ना हो, तो वो क्या होगा? रिमेनिंग, कि ए और बी कुछ भी नहीं हो रहा, टोटल में से वो कटा दिया। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है, और इनका कॉमन पार्ट हमने इस फॉर्मूले से निकाला, ए यूनियन बी, 1 में से वो घटा दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि सुदर्शन और अब्राहिम एक इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं, 2 वैकेंसीज हैं जिसके अंदर। सुदर्शन के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और अब्राहम की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों में से कोई भी सिलेक्ट ना हो। तो उसमें हम कैसे करते हैं? अब सुदर्शन की सिलेक्ट होने की, ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिलेक्ट होने की 1/3 है, तो ना होने की 1 माइनस 1/3 होगी। अगर अब्राहम की बात करें, सिलेक्ट होने की 1/5 है, तो ना होने की 1/1 माइनस 5। अब मुझे ये वाला इवेंट भी चाहिए और ये वाला इवेंट भी चाहिए। जब दोनों चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 इंटू में 4/5, दिस विल गिव मी 8/15। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले अगले क्वेश्चन पे हम। चार क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के बचे हैं हमारे, 60 के 60 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। आई होप सेशन आपको अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 वर्कमैन एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू देयर मंथली सैलरी शोड एन एवरेज सैलरी ऑफ 4500 पर मंथ, मीडियन सैलरी इज 4900, फाइंड द मोड सैलरी। अब देखो, मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मोड क्या बताएं? मोड कैसे बताएंगे? मोड का तो फॉर्मूला हमें पता होता है, ये होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और टोटल नंबर ऑफ 100 एम्प्लॉय हो या 5000 एम्प्लॉय हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो 3 मीडियन, 3 इंटू में 4900 माइनस 2 मीन, डेट इज 2 इंटू में 4500, हमारा आंसर आ गया। 0 को आप लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 49 इंटू 3 147 माइनस 90, डेट इज 57, दिस विल बी माई मोड। चले अगले सवाल पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमें बताना है इस डेटा का मोड क्या होगा। अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और इसमें कुछ स्टूडेंट्स गलती भी कर देते हैं। आप गलती ना करें, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं एग्जाम टाइम में आपको कैसे करना है अगर मोड निकालना हो।
इतने सारे डेटा का। मोड कौन सी वैल्यू होती है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो। ठीक है, अब सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप सीक्वेंस में सारी की सारी चीजों को लिखें असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मैंने लिखा 21, तो मैंने यहाँ पे रैंडमली अपने पेपर पे 21 कहीं लिख लिया। फिर है 15 पहला आएगा 21 से, तो मैंने 15 को यहाँ पे लिख लिया। फिर है 16 मुझे पता है 15 के बाद आएगा, 16 यहाँ लिख दिया। फिर है 48 21 के बहुत बाद आएगा, तो 48 यहाँ लिख दिया। उसके बाद है 6 यहाँ आएगा। फिर 15 यहाँ पे है, तो दोबारा लिख दिया। फिर मेरे पास यह 44, तो 44 यहाँ पे। अब ये दोबारा जब मैं लिख रहा हूँ तो आपकी मर्जी, आप दोबारा पूरा लिखो या फिर यहाँ पे सिर्फ एक टैग लगा लो कि चलो दोबारा आया तो मैं क्या करूंगा, इसे 2 लाइन खींच दी, इसके बाद आएगा तो एक और लाइन खींच दूंगा, इसके बाद आया तो एक और लाइन, बाद में लाइंस गिन लूंगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अभी तो सिंपल लिख रहा हूं, अगर दोबारा मेरे पास रिपीट होता है तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन खींच दी। ठीक है, फिर मेरे पास 44 हो गया। उसके बाद में आया 16 पे, तो 16 2 बार आ चुका है, अब 2 बार लिख दिया मैंने। उसके बाद मेरे पास वैल्यू आई 6 की, तो 6 अब 2 बार हो गया, तो 6 के पे लग गया। फिर 5 अभी तक नहीं आया, यहाँ पे लिख दिया। फिर मेरे पास आया 15, तो एक बार और आ गया, तो एक लाइन और लगा दी। 16 एक बार और आ गया। 21 2 बार आ चुका अब तक टोटल स्टार्टिंग से। 6 एक बार और आ गया। फिर 15 एक बार और आ गया। और 43 तो अब तक हमने देखा ही नहीं था। क्या चीजें क्लियर हो गई? आपने एक सीक्वेंस में लिख दिया, कोई भी चीज आपसे मिस आउट नहीं हो सकती इस मेथड से, है ना। जब पहली बार रिपीट हो तो आप 2 डंडे लगा दो, वरना आप ये भी कर सकते हो, एक बार तो इनिशियल है, एक डंडा लगाते हैं, बाकी 7 डंडे और एक बार इनिशियल वाला गिन लेते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा डंडे नीचे, वो हमारा आंसर हो जाता। तो मैं कहूंगा यहाँ पे 15 4 बार आया, बाकी सारे 3 बार आए हैं, कुछ 2 बार आए हैं, तो मेरा मोड क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कभी गलती नहीं करोगे इस तरीके से करोगे तो। ऐसे जब हम मीडियन निकालते हैं, मीडियन में भी यही असेंडिंग ऑर्डर में हम चीजों को अरेंज करते हैं जिससे गलती ना हो। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमसे कह रहा है कि इस डेटा का मोड निकाल दो। नंबर ऑफ कन्फाइंड, डेज ऑफ कन्फाइनमेंट और नंबर ऑफ पेमेंट्स। तो जब हम मोड निकालेंगे, नंबर ऑफ पेशेंट्स तो क्या होगा हमारा, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब हमें इसका क्या बताना है, हमें मोड बताना है, तो क्या आंसर आएगा फटाफट से बताइए इसका। जल्दी बताओ हमारे पास क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो हम कहेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट सबसे ज्यादा किसमें है, इस रेंज में है 4 6 7 5 8 7 नंबर ऑफ पेशेंट सबसे ज्यादा है। तो मोड क्या होगा मेरा, 8 होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कन्फाइनमेंट्स, मॉडल कन्फाइनमेंट्स हमारी क्या होंगी, 8 होंगी। चलें आगे। नंबर ऑफ पर्सन वो हमेशा क्या बताता है, नंबर ऑफ पेशेंट वो फ्रीक्वेंसी बताता है। और डेज ऑफ कन्फाइनमेंट या वो सारी चीजें जो हमें एक्चुअली बतानी है, ठीक है, वो क्या होगा हमारा मोड। कहता है कि इस डेटा का मीडियन बता दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, 11 प्लेयर्स हैं। अब मीडियंस किस तरीके से निकालेंगे, मीडियन में भी आपको क्या करना होता है, मिडल वाली वैल्यू। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 11 है, तो मीडियन क्या होगा, जब ये ओड होता है तो 11 प्लस 1 अपॉन में 2th टर्म हमारी क्या होती है, मीडियन कहलाती है। तो मीडियन क्या होगी हमारी, 6th टर्म होगी। और अगर इसका मैं 6th टर्म निकालूं
तो सब कैसे निकालते हैं, पहले हम इसे बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, देखो 7 है, 7 मैंने लिखा है यहाँ पे, 16 है, 7 के बाद आएगा 16 लिखा है यहाँ पे, फिर है 121 और बाद में आएगा 121, उसके बाद मेरे पास 51 है, 51 यहाँ पे आएगा, उसके बाद 101 है, 121 से पहले आएगा, फिर मेरे पास 81 है, यहाँ पे कहीं आएगा, उसके बाद 1 है स्टार्टिंग में आएगा, फिर 16 है यहाँ पे, 16 दो बार आ गया, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे डाल देते हैं, फिर मेरे पास 9 है, यहाँ पे आएगा, फिर मेरे पास 11 है तो यहाँ पे आएगा, और फिर दोबारा से 16 है, यहाँ पे आएगा। सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स हो गई। छठी टर्म कौन सी है, 16 है, 1 2 3 4 5, तो यही क्या हो जाएगा, मेरा मीडियन हो जाएगा। दिस इज माय आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बाकी अगर इवन होता तो हमारे पास फिर 2 टर्म्स बनती है, अगर मान लो यहाँ पे 12 प्लेयर्स होते तो उस केस में 6 और 7 टर्म्स का एवरेज निकाल के हम मीडियन निकालते, वो फिर अलग सिनेरियो बनता। बाकी वो सारी चीजें मैंने स्टेटिस्टिक्स की जो यूट्यूब पे क्लास डाली हुई है उसमें सारी चीजें समझा रखी हैं। अगर आप वो 50 मिनट की स्टेटिस्टिक्स की क्लास भी देख के जाते हैं तो 4 क्वेश्चन जो आपके ये आए हैं, ये चारों के चारों क्वेश्चन बड़े आसानी से आप बना पाते। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रेजेंट एग्जाम का लेवल आपको चैप्टर वाइज समझ में आ गया, अर्थमेटिक में कैसे पूछ रहे हैं, एडवांस मैथ्स में कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे एसएससी एग्जाम से रिलेटेड पेपर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, प्रीवियस से पेपर, सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहीं पे डालता हूँ, क्योंकि लाइव तो यूट्यूब पे कभी कभी अवेलेबल होता हूँ या उस पर, टेलीग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। साथ ही साथ आरबी एप्लीकेशन पे फ्री ढेरों प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए अवेलेबल है जो आप फ्रीली दे सकते हैं। और इसके अलावा कुछ फ्रैक्स मॉक्स भी अवेलेबल जो आप परचेज करना चाहें तो। और कंप्लीट तैयारी के लिए ऑफिसर बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है जो आप आरबी एप्लीकेशन से डाउन परचेज कर सकते हैं। और इसमें हर महीने की 1 तारीख को डेली टारगेट ग्रुप स्टार्ट किए जाते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस के साथ कैसे कोर्स कंप्लीट करना है सारी चीजें बताई जाती हैं, जो कि आपके लिए, अगर आप टारगेट्स को फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा एफिशिएंट रहते हैं। और सारे टीचर्स अब यहाँ पे अवेलेबल होते हैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। सारे क्लास की वीडियोज, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। टाइम टू टाइम क्लासेस अपडेट करी जाती है, जिससे कि आपको आपके सिलेक्शन तक कोई भी दिक्कत नहीं। डाइट ग्रुप अलग से प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट से क्लासेस आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जैसे जीके, इंग्लिश, रीजनिंग। ऐसे ही यहाँ पे मैथ्स की क्लास भी है, खाली अगर आपको मैथ्स पढ़ना है मुझसे तो 999 में मैथ्स कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं फॉर 6 मंथ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे हिल विदा लेना चाहूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।